अध्याय 51 कारापेस सेंचुरियन। दानवों में कुछ हद तक आदिम बुद्धि होती थी, लेकिन वे इंसानों की तुलना नहीं कर सकते थे। अपनी मूल प्रकृति में वे अब भी शिकारी ही थे, जो ज्यादातर प्रवृत्ति के आधार पर काम करते थे। उनकी चालाकी पशुवत थी और उसे मात देना बहुत कठिन नहीं था। यही वजह थी कि तीनों स्लीपर्स को अपनी बढ़त इस्तेमाल करने का मौका मिला। योजना को अंतिम रूप देने के बाद उन्होंने कुछ तैयारियां कीं। जब चेंजिंग स्टार तैयारी कर रही थी, सनी ने मारे गए 8 स्कवेंजरों से सोल शॉर्ड्स निकाल लिए। उन्हें सिल्वर हेयर्ड लड़की को सौंपने के बाद उसने देखा कि नेफिस ने शॉर्ड्स को अपनी छाती के पास लाकर एक एक करके अपनी मुट्ठी में कुचल दिया। हर शॉट की ऊर्जा उसकी सोल कोर में समा गई। कुछ ही मिनटों में जब अवशोषण से हुए बदलाव थम गए, नेफिस ने आंखें खोली और गहरी सांस ली। एक स्लीपर के लिए 8 अवेकेंड बीस्ट्स के शॉर्ड्स निगलना 16 डोमेंट प्राणियों को मारने के बराबर था। यह कोई जबरदस्त छलांग नहीं थी, लेकिन फिर भी शारीरिक क्षमता में एक ठोस बढ़ोतरी थी। उसका शरीर हर मायने में और भी मजबूत, तेज और बेहतर हो गया था। उन्हें जिंदा रहने के लिए उस ताकत के हर कण की जरूरत पड़ने वाली थी। नेफिस अपने शरीर के प्रति बेहद संवेदनशील थी, इसलिए अपनी नई सीमाओं के अभ्यस्त होने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। जल्दी ही उसने सनी की ओर देखा और पूछा, तैयार हो? सनी ने आह भरी और नैतिक समर्थन की उम्मीद में अपनी परछाई की ओर देखा। परछाई ने जानबूझकर अनदेखा किया। गद्दार कमीना, जितना कभी हो सकता हूं उतना। नेफिस ने सिर हिलाया और कैसी की ओर मुड़ी। कहने को कुछ बचा नहीं था। वे पहले ही सब कुछ चर्चा कर चुके थे और खोखले शब्द अंधी लड़की की चिंता कम नहीं कर सकते थे। सच कहें तो सनी उसकी जगह होना नहीं चाहता था, हालांकि उन तीनों में वही अकेली थी जिसे सीधे लड़ाई में अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी थी। दुश्मन का सामना करना, चाहे कितना भी भयावह क्यों न हो, बेबस होकर नतीजे का इंतजार करने से बेहतर था, ये जानते हुए कि आप कुछ भी बदल नहीं सकते। इस नज़रिए से वह दरअसल खुशकिस्मत ही था। कैसी ने बहादुर दिखने की कोशिश की। उसने नेफिस की ओर मुड़कर जबरदस्ती मुस्कान ओढ़ ली। जाओ और उस चीज को मार दो। शायद आखिरकार तुम्हें पहनने के लिए कुछ धन का मिल जाए और मुझे इतना दोषी महसूस करना बंद करना पड़े। चेंजिंग स्टार के होंठ का एक कोना ऊपर उठा। ठीक है। फिर वह सनी की ओर मुड़ी और फिर से गंभीर हो गई। चलो। कुछ मिनट बाद सनी चट्टानी कगार के ऊपर खड़ा था, नीचे उस घातक राक्षस को देखता हुआ। उसकी परछाई उसके शरीर से लिपटी हुई थी, उसकी शारीरिक क्षमताएं बढ़ा रही थी। उनकी योजना काफी मजबूत थी और उसके सफल होने की संभावना भी अच्छी थी। फिर भी वह उस अशुभ एहसास से छुटकारा नहीं पा सका कि यह सब ठीक से खत्म नहीं होगा। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। आह भरते हुए सनी ने हाथ उठाया और सिल्वर बेल को बुलाया। फिर उसने उसे हल्के से हिलाया। तूफान के बीच एक साफ, मधुर घंटी की आवाज गूंज उठी। तुरंत ही नीचे मौजूद राक्षस हरकत में आया। उसने अपना विशाल धड़ घुमाया और अचानक आए आवाज के स्रोत को ढूंढने लगा। जैसे ही उसकी नज़र सनी पर पड़ी, उसकी आंखों में पागलपन भरी लालाक जल उठी। लेकिन सनी ने ये सब नहीं देखा। घंटी बजते ही वह पलटा और बिना एक पल गनवाए कगार से नीचे कूद गया। कगार बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन जमीन तक की दूरी फिर भी काफी थी। सनी चट्टानों पर जोर से गिरा और टकराव की ताकत को कम करने के लिए लुढ़क गया। पैरों पर खड़े होते ही वह दौड़ पड़ा, जितना हो सके उतना दूर। अगले ही पल उसके पीछे कगार फट पड़ा। राक्षस ने अपने भारी शरीर से उसे सीधा टक्कर मार दी, परत दर परत चट्टानों को कागज की तरह चीरते हुए। उसी समय बिजली चमकी और जोरदार गरज हुई, जिसने गिरते मलबे की गड़गड़ाहट को दबा दिया। जीव ने पीछे हटते सनी को निशाना बनाया और अपने एक हंसिए जैसे पंजे से उसका शरीर भेदने के लिए झपटा। उसके नुकीले कारापेस से चट्टानों के टुकड़े बौछार की तरह गिर रहे थे। किस्मत से सनी पहले ही काफी दूर निकल चुका था। बिना रफ्तार कम किए उसने शरीर झुकाया, कुछ और मीटर दौड़ा और फिर अचानक मुड़ गया। 3 मीटर से भी ऊंचे उस राक्षस का तेज रफ्तार ट्रेन की तरह उसकी ओर दौड़ता हुआ दृश्य किसी को भी डगमगा देता। लेकिन सनी डटा रहा और एज़्योर ब्लेड को सिर के ऊपर उठा लिया। आखिरकार वह चारा था। उससे कुछ ही मीटर दूर राक्षस उनके जाल में फंस गया। अंधेरे और मूसलाधार बारिश में लगभग अदृश्य सुनहरी रस्सी 2 विशाल बोल्डरों के बीच राक्षस के पैरों के जोड़ की ऊंचाई पर तनी हुई थी। इससे पहले सनी उसके नीचे से दौड़ा था। खून के नशे में डूबा राक्षस तनी हुई रस्सी को देख नहीं पाया और पूरी रफ्तार से उससे टकरा गया। अगर यह सामान्य रस्सी होती तो पल भर में टूट जाती, लेकिन ये सुनहरी रस्सी एक मेमोरी थी और बेहद मजबूत होना उसका गुण था। दुर्भाग्य से जिन चट्टानों से वह बंधी थी वे साधारण थीं। वे लगभग तुरंत टूट गईं, लेकिन नुकसान हो चुका था। उसके आगे के पैर अचानक पीछे खींच गए और शायद स्लेयर का संतुलन बिगड़ गया। वह मुंह के बल जमीन पर गिरा, भीगी चट्टान पर फिसलता हुआ आगे बढ़ा और पीछे एक उथली खाई छोड़ गया। सनी छलांग लगाकर दूर हो गया। राक्षस विचलित नहीं हुआ। लगभग तुरंत उसकी 2 अस्थि हंसियां जमीन में धंस गईं और उसके भारी शरीर को झटके से रोक दिया।
अगले ही पल अपने आकार के हिसाब से हैरान कर देने वाली फुर्ती से वह उठने लगा। अगर उसे खड़ा होने दिया गया तो उनकी किस्मत तय थी। खुशकिस्मती से सनी का इको उससे भी तेज था। जैसे ही राक्षस गिरा, इको ने मृत स्कवेंजर बनने का नाटक छोड़ दिया, उठा और झपट पड़ा। जैसे ही दुश्मन उठने वाला था, वह पीछे से उसके कारापेस पर कूद गया, अपने वजन से उसे दबाया और उन जगहों पर अपने पंजे कस दिए जहां से अस्थि हंसियां शुरू होती थीं। कारापेस से उगे नुकीले कांटों से घायल होने के बावजूद इको ने उसे कम से कम 1 सेकंड के लिए जकड़ लिया। 1 सेकंड काफी था, मानो कहीं से प्रकट हुई हो, घात में लेटी नेफिस राक्षस के सामने आ गई। उसकी भयावह हंसियों के बीच से फुर्ती से फिसलते हुए उसने आगे झुककर अपनी पूरी ताकत के साथ लॉन्गस्वॉर्ड से घातक वार किया। उन्हें नहीं पता था कि अवेकिन राक्षस की पीठ पर वही कमजोर जगह होगी या नहीं जो उसके छोटे रिश्तेदार स्कवेंजरों में थी, लेकिन यह मानने का कोई कारण भी नहीं था कि उसके कारापेस और धड़ के कवच के बीच कोई दरार न हो। यह एक यांत्रिक सच्चाई थी। जो चीज़ लचीली होनी चाहिए वह पूरी तरह कठोर नहीं हो सकती। चेंजिंग स्टार की तलवार की नोक उस संकरी दरार में घुस गई। फिर तलवार राक्षस के शरीर में समा गई, इतनी गहराई तक कि उसका हत्था चिटिन से टकरा गया। शानदार, सनी ने विजय भाव से सोचा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि वह घाव जो कम से कम उसे बुरी तरह अपंग कर देना चाहिए था, राक्षस को महसूस ही नहीं हुआ। उसने हल्का सा जोर लगाया, अचानक मरोड़ा, इको को अपने कारापेस से उछाल फेंका और खड़ा हो गया। अस्थि हंसियां चट्टान से रगड़ खाती हुई बाहर निकलीं। निहत थी, नेफिस उसके ठीक सामने थी, उसकी तलवार अब भी राक्षस के शरीर में फंसी हुई। ओह नहीं, सनी बहुत दूर था, पीछे से वार करने के लिए राक्षस के चारों ओर घूम रहा था। इको जमीन पर पड़ा था, अभी भी फेंके जाने के झटके से उबर रहा था। वह भी मदद करने की हालत में नहीं था। उस पल चेंजिंग स्टार अकेली थी। हंसियां हवा चीरती हुई उसके मांस की ओर बढ़ीं, लेकिन आखिरी क्षण में एक जोड़ी पंजों ने उनमें से एक को लोहे की पकड़ में जकड़ लिया। इससे नेफिस को प्रतिक्रिया करने के लिए एक और पल मिल गया। तलवार छोड़ते हुए वह राक्षस के शरीर के नीचे गोता लगा गई, बाकी बची हंसी के हमले की सीमा से बाहर, उसके अंधे क्षेत्र में। छिपने की जगह के तौर पर यह आदर्श नहीं थी, क्योंकि राक्षस को उसे कुचलने के लिए बस लेट जाना था। लेकिन उस क्षण नेफिस के पास और कोई विकल्प नहीं था। ये बुरा है, बहुत बुरा। तब तक सनी राक्षस के पीछे पहुंच चुका था। नेफ को थोड़ा समय दिलाने की उम्मीद में उसने एज़्योर ब्लेड घुमाया और नीचे वार किया। तलवार राक्षस के पिछले पैरों में से एक के जोड़ पर लगी और एज़्योर खून बह निकला। लेकिन स्कवेंजर के साथ हुई लड़ाई की तरह वहन पूरी तरह कट नहीं पाया। वह बहुत ज्यादा मोटा और सख्त था। अगले ही पल वह पैर सनी की दृष्टि से गायब हो गया। धत्तेरे, यह विचार आते ही सनी ने सिर उठाया और राक्षस की ओर देखा। किसी तरह वह पहले ही मुड़ चुका था और अब सीधे उसी की ओर देख रहा था, उसकी आंखों में खून की प्यास से जलती 2 लाल लपटें। सनी के ठीक से प्रतिक्रिया करने से पहले ही अस्थि हंसी की नुकीली नोक ने उसके सीने पर घेराबंदी हथौड़े जैसी ताकत से वार किया। वह बस इतना कर पाया कि अपनी परछाई को शरीर से हटाकर पपेटियर श्राउड में भेज दे। इस बिजली सी तेज निर्णय की वजह से कवच टिक गया। उसका दिल भेद कर वह हंसी उसे सीधा भोंक नहीं पाए, लेकिन ये बहुत छोटी तसल्ली थी। वार की ताकत फिर भी इतनी थी कि उसकी पसलियां धंस गईं और उसका शरीर चिथड़े गुड़िया की तरह हवा में उड़ गया। किसी तरह सनी खुद को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। उसका शरीर अजीब लग रहा था और वह सांस नहीं ले पा रहा था। मुंह से कुछ कड़वा बह रहा था जो उसे घुटन में डाल रहा था। वह खून था, वह अपने ही खून में डूब रहा था। कमजोरी से सनी ने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके अंगों ने उसका साथ नहीं दिया। सिर्फ परछाई ने सुना, उसके शरीर को लपेटते हुए, अंत को थोड़ा सा टालते हुए, मैं घायल हूं। उसके विचार धीरे धीरे सुस्त पड़ रहे थे, मानो किसी घने कोहरे में डूब गए हों। उसने ऊपर देखने की कोशिश की, तारों को देखने की उम्मीद में, लेकिन उसे 2 जलती हुई लाल आंखें दिखीं जो अंधेरे से उसकी ओर बढ़ रही थीं। ठीक है। अध्याय 52, स्पष्टता, क्लैरिटी। उस पल जब वह शून्यता की दहलीज पर झूल रहा था, सनी को एहसास हुआ कि वह मरने वाला है। उसे उस धुंध से जूझना पड़ा जो उसके मन में फैल चुकी थी, उसके विचारों को धीमा कर रही थी, हर भावना को कुंद कर रही थी, हर भावना के सिवाय एक के डर। हालांकि उसका शरीर टूट चुका था और उसका मन जकड़ा हुआ था, फिर भी सनी का कोई जिद्दी सा हिस्सा हार मानने को तैयार नहीं था। वह भी मरने के लिए तैयार नहीं था, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि वह बचने के लिए अपनी पूरी ताकत न झोंक दे। दुनिया को जीत की संतुष्टि देने का विचार उसे घृणित लग रहा था। वह कितना चिढ़ाने वाला होता। क्या उसने हीरो से नहीं कहा था कि वह चाहे कुछ भी हो, जिंदा रहेगा सिर्फ सबको चिढ़ाने के लिए? बिल्कुल, वह भले ही बेशर्म झूठा हो, लेकिन वादा तो वादा होता है। लेकिन वह बचेगा कैसे? जैसे भी वह सोचता, हालात पूरी तरह निराशाजनक ही लगते थे। जैसे जैसे सायद स्लेयर उसकी ओर बढ़ा, उसकी आंखों में खून की प्यास से चमकती लाल रोशनी जल रही थी।
सनी ने अपने दिमाग को ढंकने वाली धुंध को चीरने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रयास बिखरे हुए और कमजोर थे। धुंध में पकड़ बनाना मुश्किल था, उसे एक सहारे की जरूरत थी। अचानक एक साधारण सा विचार उसके ध्यान में आया, वह बात जिसे वह हजारों बार दोहरा चुका था, अपने दिमाग में जलाकर बैठा था। दोहराव, अनुभव, स्पष्टता। स्पष्टता। उसे याद आया कि नेफिस ने उसे क्या सिखाया था। युद्ध का सार हत्या है। लड़ाई के दौरान किया गया हर काम सिर्फ दो में से एक मकसद पूरा करता है, या तो अपने दुश्मन को मारना या उसे तुम्हें मारने से रोकना। अगर वह ये समझ ले तो उसके पास मन को नियंत्रित करने लायक स्पष्टता होगी। तब वह स्पष्टता शब्द के गहरे अर्थ को नहीं समझ पाया था, लेकिन अब जब उसका दिमाग पूरी तरह बिखर चुका था, वह आखिरकार उसे पकड़ पा रहा था। युद्ध के उद्देश्य और सार के पीछे छिपे ये दो सत्य सरल थे, ठोस थे, लगभग छूने लायक। अपनी आधी बेहोशी की हालत में भी वह उन्हें धुंध के भीतर एक स्थिर आधार की तरह इस्तेमाल कर सका। फिर उसने उसी आधार के चारों ओर अपने मन को फिर से गढ़ा, उस कठोर निर्विवाद सत्य की सीधी रेखाओं पर। अचानक वह फिर से सोच पाने लगा, और उससे भी ज्यादा उसके विचार साफ, तीव्र और अविश्वसनीय रूप से तेज थे, हर अनावश्यक विक्षेप से मुक्त। यही थी स्पष्टता। सनी ने आगे बढ़ते राक्षस की ओर देखा और शांति से अपने विकल्पों को तौला। उसका शरीर लगभग बेकार हो चुका था, वह अपने अंगों को हिला तक नहीं सकता था। परछाई अब भी उसके आदेश मान रही थी, लेकिन वह एक जरूरी काम में लगी थी, उसे तुरंत मरने से रोकने में। उसकी मदद के बावजूद वह ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा, लेकिन ये सोच बेकार थी। वह इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता था, तो समय गंवाने का कोई मतलब नहीं था। शरीर जकड़ा हुआ होने की वजह से मेमोरीज का इस्तेमाल असंभव था। इसका मतलब केवल इको कारापेस स्कवेंजर ही उसका एकमात्र औजार था, या तो दुश्मन को मारने के लिए या उसे खुद को मारने से रोकने के लिए। राक्षस तेजी से पास आ रहा था, उसके जबड़े हिल रहे थे, गाड़ी लार पारदर्शी बलगम की धारों में टपक रही थी। बिजली की एक चमक में सनी ने उसके कारापेस पर मौजूद हर कांटा, हर खरोंच, हर घिसाव एक पल में देख लिया। चेंजिंग स्टार की तलवार का हत्था अब भी उसके शरीर से बाहर निकला हुआ था, एज़्योर खून से धुला हुआ। कितना बदसूरत कमीना है, सनी खुद से झूठ बोल रहा था। सच कहें तो काले कारापेस पर बने लाल पैटर्न और तबाही व कत्लेआम के लिए गढ़े गए उस शक्तिशाली शरीर के साथ शायद स्लेयर बेहद प्रभावशाली और खौफनाक लग रहा था। लगभग भव्य, एक डरावने, हत्यारे अंदाज में। हिलने में असमर्थ, सनी बेबस होकर देखता रहा, जैसे राक्षस उसके टूटे, खून से लथपथ शरीर के ऊपर मंडराने लगा। उसकी हंसियां हवा में उठी, वार करने को तैयार। राक्षस की जलती आंखों में सीधे देखते हुए सनी ने सोचा, नरक में जा तू ओवरग्रोन कीड़ा। हंसियां उसकी ओर झपटीं, और आखिरी पल में कुछ विशाल और उग्र चीज ने बगल से राक्षस को टक्कर मारी और उसे दूर उछाल दिया। वह सनी का कारापेस स्कवेंजर था, अब अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना एको दुश्मन से एक अराजक उलझन में लिपट गया, अंगों का पागलपन भरा गुच्छा जो जमीन पर लुढ़क रहा था। आकार और ताकत में छोटा होने के बावजूद उसका उन्मादी हमला और आत्मत्यागी बर्ताव बड़े राक्षस को पल भर के लिए रोकने के लिए काफी था। इको ने अपने पंजों से बेतहाशा वार किए, उन्हें राक्षस के कारापेस पर पटकता हुआ। कुछ पलों के लिए हवा की चीख चिटिन के चिटिन से टकराने की आवाज में डूब गई। स्लेयर का कवच ज्यादातर टिक गया, लेकिन उसकी काली सतह पर कुछ दरारें उभर आईं। फिर भी वह हर तरह से स्कवेंजर से श्रेष्ठ था। भले ही उसकी एक हंसी अजीब तरह से उसके शरीर के नीचे फंसी हुई थी, वह अचानक हुए हमले को झेलने में सक्षम था। गुस्से भरी चीख के साथ उसने दूसरी हंसी से वार किया और स्कवेंजर का एक पंजा साफ काट दिया। फिर उसने पैरों में जोर लगाया और छोटे प्राणी को दूर फेंक दिया। इस दौरान सनी द्वारा घायल किया गया उसका पिछला पैर भी टूटकर अलग हो गया, लेकिन राक्षस ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया। पागलपन और क्रोध से जलता हुआ उसने अपने अंग सुलझाए और धीरे धीरे खड़ा हो गया। तूफानी अंधेरे में एक और कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी, जिससे सनी के कान दर्द से भर गए। अब क्या, वह पल भर के लिए बिल्कुल खाली हो गया। तभी कुछ बेहद अप्रत्याशित हुआ। जब स्लेयर इको को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, संतुलन बनाए रखने के लिए उसे अपना धड़ थोड़ा पीछे झुकाना पड़ा, पिछला पैर खो देने की वजह से। उसी पल एक बिजली की गाज उस छोटे से द्वीप के ठीक बीचों बीच गिरी। राक्षस की ऊंचाई की वजह से बिजली तुरंत उस तलवार के हत्थे की ओर खींच गई, जो अब भी उसके शरीर से बाहर निकला हुआ था और हल्के कोण पर आकाश की ओर इशारा कर रहा था। चेंजिंग स्टार की तलवार एक बिजली छड़ बन चुकी थी। एक ही क्षण में करोड़ों वोल्ट बिजली स्लेयर के शरीर से होकर गुजरी। चमकदार रोशनी के विस्फोट में वह जमीन पर जा गिरा। उसके कारापेस की दरारों से धुएं की लकीरें उठने लगीं। अजीब मोड़ में बची खुची बिजली की धाराएं उसके चिटिन पर नाचने लगीं, धीरे धीरे उन लाल पैटर्नों पर जमा होती हुईं। उनके असर से लाल पैटर्न का रंग बदल गया, वह सफेद और दहकता हुआ हो गया। सनी हक्का बक्का होकर यह सब देखता रहा। ये चमक रहा है। एक पल के लिए उसे उम्मीद हुई कि राक्षस मर चुका है,
लेकिन नहीं, एक बिजली का वार ऐसे प्राणी को मारने के लिए काफी नहीं था। कुछ ही क्षणों बाद स्लेयर हिला, अपने शरीर को हल्के से झटका। बुरी हालत में होने के बावजूद वह जिंदा था, और हत्या की चाह अब भी उतनी ही प्रबल थी। कुछ चकराया हुआ सा उसने अपने अंग समेटे और उठने की कोशिश की। धीरे धीरे वह होश में लौट रहा था। अस्थि हंसियां चट्टानों से रगड़ खाकर उसे उठने में मदद कर रही थीं। लेकिन उससे पहले नेफिस अचानक उसके सामने थी। लॉन्गस्वॉर्ड का हत्था पकड़ते हुए उसने दर्द से मुंह सिकोड़ लिया, गर्मी उसके हाथ जला रही थी। फिर उसने तलवार को घुमाया, जिससे स्लेयर का शरीर झटके से कांप उठा और उसे बाहर खींच लिया, उसके निचले धड़ का बड़ा हिस्सा तोड़ते हुए। राक्षस ने हंसी से उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन चेंजिंग स्टार तेज थी। वह बगल में फिसली और उसी क्षण तलवार से पलटवार किया। चमकती सफेद गर्मधार ने राक्षस की बांह को जोड़ के ठीक नीचे से काट दिया। भयानक अस्थि हंसी एज़्योर खून की बारिश में हवा में उड़ गई। स्लेयर चीखा और एक पैर से नेफिस को झटक दिया। वह पीछे जा गिरी, चट्टानों पर लुढ़कते हुए, और तलवार उसके हाथ से छूट गई। उसकी आंखें पल भर के लिए धुंधली हो गईं। राक्षस इसके उलट पूरी तरह होश में आ चुका था। अंख खोने का दर्द उसे झकझोर चुका था। अपनी पूरी ऊंचाई तक उठते हुए उसने अपना बदसूरत मुंह खोला और एक गूंजती उन्मत्त चीख निकाली। फिर नेफ पर टूट पड़ा, आंखों में नफरत की आग लिए। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया। जैसे ही वह हमला शुरू कर रहा था, पिटा हुआ एको उसके रास्ते में आ गया। उसका एकमात्र बचा हुआ पंजा आगे बढ़ा और चेंजिंग स्टार की तलवार से बने कवच के बड़े छेद में घुस गया। अपने पंजे को मरोड़ते हुए स्कवेंजर ने उसे भीतर धकेला, राक्षस के अंदरूनी हिस्सों को तबाह करता हुआ। आखिर में उसने पूरे राक्षस को थोड़ा हवा में भी उठा लिया। उसका पंजा लगभग कंधे तक धंस चुका था। स्लेयर ने हंसी से वार किया और एको की छाती को आर पार भेद दिया। फिर उसका शरीर कुछ बार झटका और स्थिर हो गया। स्कवेंजर ने गुस्से से चीख मारी और अपने पंजे को झटका, बड़े राक्षस के धड़ को उसके कारापे से पूरी तरह फाड़ते हुए। फटे हुए दुश्मन को गर्व से एक आखिरी नजर देने के बाद वह लड़खड़ाया और जमीन पर ढेर हो गया। सनी ने थकान से एको को वापस बुला लिया, उम्मीद करते हुए कि वह बच जाए। वह खुद ठीक महसूस नहीं कर रहा था। दरअसल वह लगभग खत्म ही हो चुका था। आपने एक अवेकेंड मॉन्स्टर कारापेस सेंचुरियन को मार गिराया है। स्पेल की आवाज उसके बहरे हो चुके कानों पर बेअसर पड़ी। वह टूटी फूटी और दूर लग रही थी। आपको एक मेमोरी प्राप्त हुई है, स्टारलाइट लीजन आर्मर। आपकी परछाई और अधिक शक्तिशाली हो गई है। मैं जीत गया। सनी ने आंखें बंद कर लीं, आखिरकार दर्द और थकावट को अपने मन में भरने देते हुए। धुंध वापस आ गई थी। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी और के साथ हो रहा हो। वह थक चुका था और वह सांस नहीं ले पा रहा था। अपने ही खून में डूबना सुखद नहीं था। जैसे जैसे उसकी चेतना फिसलने लगी, उसने किसी के जल्दबाज कदमों की आवाज सुनी, और फिर दो नर्म हाथों ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ। अध्याय 53, अमर ज्वाला, इमॉर्टल फ्लेम। कुछ हैरानी के साथ सनी ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। जैसे जैसे उसकी दृष्टि साफ हुई, उसने अपने ऊपर झुका हुआ नेफ का फीका चेहरा देखा। उसके छोटे सिल्वर बाल भीगे हुए थे और उसकी त्वचा से चिपके हुए थे। वह उसके टूटे हुए शरीर के पास घुटनों के बल बैठी थी, अपने हाथों से उसका चेहरा सहला रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, मानो वह डरी हुई हो लेकिन किसी चीज को स्वीकार कर चुकी हो। उसकी पुतलियां फैली हुई और गहरी थीं। कब क्या? दांत भींचते हुए नेफिस ने अपने हाथ सनी की धसी हुई छाती पर रखे और हल्का सा दबाव डाला। दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। फिर अचानक उसकी हथेलियों की त्वचा के नीचे एक कोमल दीप्तिमान उजाला प्रज्वलित हो उठा, जो उसकी धूसर आंखों में नाचती हुई दो सफेद चिंगारियों की तरह झिलमिलाने लगा। लगभग तुरंत ही चेंजिंग स्टार का चेहरा असहनीय पीड़ा से सिकुड़ गया और उसके मुंह से एक भयानक दबा हुआ चीख निकल पड़ी। उसकी त्वचा कागज की तरह सफेद हो गई। जब उसने अपना निचला होंठ काटा तो जल्द ही खून की बूंदें उसकी ठुड्डी तक लुढ़क आईं। जैसे जैसे वह उजाला और तीव्र होता गया, नेफिस ने आंखें जोर से बंद कर लीं। उसके यातनाग्रस्त रक्तहीन चेहरे पर आंसू बहने लगे। इसके विपरीत सनी को ऐसा महसूस हुआ मानो वह स्वर्ग में हो। उसके शरीर से सारा दर्द गायब हो गया, उसकी जगह एक कोमल सर्वव्यापी गर्माहट ने ले ली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पवित्र और शुद्ध शक्ति उसे भीतर से साफ कर रही हो। एक उजली, निष्कलंक, शुद्धिकारी ज्वाला। उस ज्वाला के प्रभाव में उसका मरता हुआ शरीर खुद को ठीक करने लगा। टूटी हुई हड्डियां अपने टुकड़ों से फिर जुड़ने लगीं। फटी हुई मांसपेशियां फिर से उग आईं और संपूर्ण हो गईं। धंसे हुए फेफड़े और क्षतिग्रस्त हृदय पुनर्जीवित हो गए, एक ही पल में फिर से मजबूत और स्वस्थ। अचानक वह फिर से सांस ले सका। जैसे ही उसकी छाती ऊपर नीचे हुई और उसने नई सांस भरी, नेफिस कराहते हुए पीछे हट गई। उसकी त्वचा के नीचे की सफेद आभा मध्यम पड़ गई और गायब हो गई, अंधेरा अपनी जगह वापस लेता हुआ। कुछ कदम रेंगकर दूर जाते हुए चेंजिंग स्टार रुक गई। वह घुटनों और हाथों के बल खड़ी रही, फिर जोर से उल्टी करने लगी।
उसका पूरा शरीर बेकाबू कांप रहा था, मानो दौरा पड़ने वाला हो। जब कांपना थमा तो वह धीरे धीरे जमीन पर लेट गई और वहीं पड़ी रही, मुंह से बारिश की बूंदें पकड़ती हुई। उधर सनी ने अपने हाथ उठाए और सावधानी से अपने शरीर को टटोला। उसके आश्चर्य के लिए कहीं कुछ दर्द नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी घायल ही नहीं हुआ था। मरने के करीब पहुंचना तो दूर की बात थी। नेफिस और उसकी रहस्यमयी एस्पेक्ट एबिलिटी की बदौलत वह पूरी तरह ठीक हो चुका था। यह एक चमत्कार था। जब तक तूफान थमा तब तक रात काफी गहरी हो चुकी थी। सनी, नेफिस और कैसी गर्मी के लिए एक दूसरे से सटकर ऐसे सोए जैसे मर चुके हों, इतने थके हुए कि किसी को पहरा देने की भी ताक नहीं थी। अगर कुछ होता तो परछाई शायद पहले ही उन्हें जगा देती, और अगर नहीं तो भी ठीक था। उन्हें अब परवाह करने की भी ऊर्जा नहीं बची थी। खुशकिस्मती से रात शांति से बीत गई। सुबह किसी को भी जल्दबाजी नहीं थी, न योजना बनाने की, न चट्टानों से जाने की। उन्होंने बस मरे हुए कारापेस सेंचुरियन और स्कवेंजरों से कुछ मांस लिया, 2 सोल शॉट्स इकट्ठा किए और छोटे से द्वीप के दूसरे सिरे पर चले गए, डरते हुए कि अवशेष किसी और प्राणी को आकर्षित न कर लें। जैसा कि बाद में पता चला, उनका डर सही था। ज्यादा देर नहीं हुई कि आसमान में एक काला बिंदु दिखाई दिया। जल्द ही वह बड़ा होने लगा और चट्टानों की ओर बढ़ा, एक बवंडर के साथ सेंचुरियन की लाश के पास उतरते हुए। सनी ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह प्राणी विशाल था, कारापेस राक्षस से कम 2 गुना भारी। उसका शरीर मुर्दे जैसा सफेद और शेर की तरह मांसल था। पीछे 2 शक्तिशाली पंजे और सामने 6 जो उसकी चौड़ी छाती से बेतरतीब ढंग से निकले हुए थे। हर पंजे के सिरे पर लंबे तेज नाखून थे। उसकी गर्दन लंबे काले पंखों से ढकी थी, वैसे ही जैसे उसके विशाल पंख। उसका सिर कौवे जैसा था, बड़ी गोल आंखें और एक भयानक काली चोंच। चट्टानों के पीछे छिपे हुए वे देखते रहे जबकि वह प्राणी सेंचुरियन की लाश पर टूट पड़ा। उसने अपने पंजों और चोंच से उसका कारापेस आसानी से तोड़ दिया। फिर संतुष्ट होकर उसने कुछ स्कवेंजरों की लाशें अपने पंजों में पकड़ी और हवा में उड़ गया, अपने काले पंखों की हर फड़फड़ाहट से छोटा सा तूफान खड़ा करता हुआ। वह प्राणी चट्टानों से दूर चला गया। वह पश्चिम की ओर जा रहा था। उस काले बिंदु को दूर जाते देखते हुए सनी ने आह भरी। नेफ, तुम्हें क्या लगता है वह चीज़ क्या थी? नेफिस भी आसमान की ओर देख रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने नज़र झुका ली। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। सनी ने सिर हिलाया और अपने काम में लग गया। उसे अब भी अपने 1000 वार पूरे करने थे। आग जलाने के बाद उन्होंने सेंचुरियन का मांस भूनकर एक स्वादिष्ट भरपूर नाश्ता किया। फिर पेट भरकर तीनों सुस्ताते हुए लेट गए। एक ही दिन में 2 स्कवेंजरों से लड़ाई, भागना और अचानक आई बाढ़ से मुश्किल से बचना, तूफान के बीच ऊंची चट्टानों पर चढ़ना और एक अवेकन राक्षस से युद्ध। इतना सब झेलने के बाद वे थोड़ा आराम डिजर्व करते थे। इसके अलावा सनी को खुद को समझने की जरूरत थी। सच कहें तो वह कुछ अजीब महसूस कर रहा था। इसका कारण उसका मौत के करीब पहुंचना नहीं था, हालांकि उसका असर जरूर था। असली वजह यह थी कि उस अचानक आए अनुभूति के बाद जब उसने दिमाग की घातक धुंध से लड़ते हुए स्पष्टता पाई थी, वह बदल चुका था। क्योंकि वह स्पष्टता कहीं गई नहीं थी, वह अब भी वहीं थी, उसके अस्तित्व के केंद्र में। ऐसा लग रहा था जैसे सोचने और दुनिया को देखने का उसका तरीका पूरी तरह बदल गया हो। सब कुछ तीखा, सरल और निर्भीक। सनी को लगा कि वह ज्यादा शांत हो गया है। अब वह तेजी से सोच सकता था और बिना झिझक काम कर सकता था। जो चीज़ें पहले डरावनी और धुंधली लगती थीं, वे अब पूर्वानुमेय और इसलिए पार करने योग्य लगने लगी थीं। मानो उसने दुनिया में कोई ऐसा छिपा हुआ क्रम देख लिया हो जो पहले मौजूद ही नहीं था। वह अंदरूनी समझ उसे एक ऐसा फायदा दे रही थी जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था। किसी मायने में ये बदलाव उसके पहले नाइटमेयर के अंत में हुए शारीरिक परिवर्तन से भी ज्यादा गहरा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी युद्ध क्षमता और कुल शक्ति में एक बड़ी छलांग लगी है, भले ही यह न तो शैडो फ्रेगमेंट्स की संख्या से जुड़ी थी, न किसी नई एस्पेक्ट एबिलिटी से। आसमान की ओर देखते हुए सनी ने सोचा, क्या नेफिस हमेशा ऐसा ही महसूस करती है? शायद शरीर पर महारत, मन पर महारत है ना। वह अभी मास्टर बनने से काफी दूर था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह सही रास्ते पर चल पड़ा है। कुछ समय बाद सनी चट्टानों के पश्चिमी किनारे पहुंचा। नेफिस वहां बैठी थी, पैर किनारे से लटकाए हुए। वह पश्चिम की ओर देख रही थी, अपने ख्यालों में खोई हुई। वह उसके पास बैठ गया और उसकी नज़र का पीछा किया, यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हुए कि वह क्या सोच रही होगी। हमेशा की तरह वह नाकाम रहा। चेंजिंग स्टार को समझना आसान नहीं था। सनी थोड़ा हिला, बेहद असहज महसूस करते हुए। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और कहा, तुमने कल मेरी जान 2 बार बचाई। नेफिस ने उसकी ओर देखा और फिर नज़र फेर ली। हाँ, वह हिचकिचाया, सही शब्द ढूंढने की कोशिश करता रहा। अंत में वह कुछ और नहीं कह पाया और बस बोला, धन्यवाद। इस बार उसने उसे थोड़ा ज्यादा देर तक देखा। उसका चेहरा शांत और निर्विकार था। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है,
तुम्हारे और तुम्हारी परछाई के बिना हम चट्टानों तक पहुंचने से पहले ही डूब गए होते या भूल भुलैया में स्कवेंजरों के झुंड द्वारा फाड़ दिए गए होते। इतने लंबे वाक्य के बाद जो उसके स्वभाव के खिलाफ था वह चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने जोड़ा, हम सहयोगी हैं। सनी ने सिर हिलाया। वह जानता था कि वह सही कह रही है। फिर भी नेफिस ने उसे जिंदा रखने के लिए अपनी सीमा से कहीं आगे जाकर सब कुछ किया था। भले ही उसने भी अपना योगदान दिया हो, हर कोई एहसान चुकाने के लिए इतनी दूर नहीं जाता। लेकिन उसने यह बात जुबान पर नहीं लाई, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वह उसका जवाब पहले से ही जानता था। वह उसे सीधे देखती, कुछ देर चुप रहती और फिर सपाट स्वर में कुछ ऐसा कहती जैसे बस मन किया या ऐसा ही है। और फिर एक अजीब सी खामोशी। हल्की मुस्कान के साथ सनी ने नज़र फेर ली। 1-2 मिनट बाद उसने कहा, ये तुम्हारा फ्लॉ है ना? हर बार एबिलिटी इस्तेमाल करने पर जो दर्द तुम सहती हो। नेफिस कुछ देर चुप रही, फिर उसने बस कहा, हाँ। सनी ने उसकी ओर देखा। चेंजिंग स्टार की प्रोफाइल शांत और दूरस्थ थी। हवा उसके छोटे सिल्वर बालों से खेल रही थी। कैसा लगता है? उसने पूछा। वह दूर देखती रही, जैसे जिंदा जलना। उसने आह भरी, ये सोचने की कोशिश करते हुए कि जिंदा जलने का दर्द कैसा होता होगा। हमेशा की तरह स्पेल क्रूर और निर्दयी था। कुछ देर बाद उसने धीमे से कहा, मुझे अफसोस है। नेफिस ने कंधे उचका दिए बिना उसकी ओर देखे। ये तो बस दर्द है। सनी ने नज़र फेर ली, अपने भाव छुपाने की कोशिश करते हुए। बस दर्द, ये शायद वे सबसे दुखद शब्द थे जो उसने कभी सुने थे। अध्याय 54, युद्ध की लूट। काफी देर तक वे दोनों चुपचाप साथ बैठे रहे। नेफिस क्षितिज की ओर देख रही थी, किसी ऐसी बात के बारे में सोचते हुए जिसे सिर्फ वही जानती थी। सनी का मन अजीब तरह से खाली था। बीच बीच में वह अपने सोलसी के भीतर झांक लेता, वहां आराम कर रहे इको को देखता हुआ। स्कवेंजर कारापेस सेंचुरियन के साथ हुई लड़ाई में किसी तरह बच गया था, हालांकि बस नामात्र से। अब रोशनी के एक कोकून में लिपटा हुआ वह सनी की आत्मा के शांत अंधकार में तैर रहा था और धीरे धीरे खुद को ठीक कर रहा था। अगर कोई इको जिंदा रहते हुए सी ऑफ सोल में लौट आए तो वह अंततः किसी भी चोट से उबर सकता था। स्कवेंजर के कारापेस में बने छेद पहले ही भरने लगे थे, लेकिन उसका खोया हुआ पंजे वाला हाथ इतनी जल्दी वापस आने वाला नहीं था। सनी ने आह भरी और रून्स को बुलाया। उसने उस भयानक लड़ाई की लूट की समीक्षा करने का फैसला किया। शैडो फ्रैगमेंट्स 28 1000। क्योंकि अंतिम प्रहार उसके इको ने किया था, इसलिए वह शिकार उसका माना गया। इस तरह उसे 4 शैडो फ्रैगमेंट मिले, सेंचुरियन के प्रत्येक जागृत कोर के लिए 2 कोर के वास्तविक शौध समझौते के अनुसार नेफिस को मिले। उसने एक खुद इस्तेमाल करने का फैसला किया और दूसरा कैसी को दे दिया। इनाम बड़ा था, लेकिन उस डरावने राक्षस को मारने में जितनी परेशानी हुई थी उसके मुकाबले ये फिर भी कम लग रहा था। सच तो ये था कि उनके जैसे डोमेंट इंसानों को जागृत नाइट में प्राणियों से लड़ना ही नहीं चाहिए था। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, है ना? उसने व्यंग्य से सोचा। ये बस उनकी बदकिस्मती थी कि इस पूरे अभिशप्त ड्रीम रियल्म क्षेत्र में एक भी डोमेंट रैंक प्राणी नहीं था। सनी को अपने वे बड़े बड़े सपने याद आए, जिनमें वह कमजोर राक्षसों का शिकार करता हुआ खुद को अपने टियर 5 जागृत कवच से सुरक्षित समझ रहा था, और वह कड़वाहट भरी मुस्कान मुस्कुरा उठा। किसे पता था कि पपटियर श्राउड कोई असाधारण बढ़त नहीं, बल्कि बस जिंदा रहने की न्यूनतम शर्त निकलेगा। फिर भी उस कवच ने उसकी जान पहले ही 2 बार बचाई थी, तो वह अपना काम तो कर ही रहा था। वैसे कवच की बात चली है तो उसने नजर नीचे की। मेमोरी, स्टारलाइट लीजन, आर्मर, मेमोरी रैंक, अवेकेंड, मेमोरी टाइप, आर्मर, मेमोरी डिस्क्रिप्शन, सब कुछ निगल लेने वाले अंधकार में जन्मे 7 वीरों ने अभिशप्त भूमि में प्रकाश लौटाने की शपथ ली। समय ने उनके नाम और चेहरे मिटा दिए, लेकिन उनकी अवज्ञाकारी शपथ की स्मृति अब भी जीवित है। टीचर जूलियस ये सब पढ़कर खुशी से झूम उठते। वह बूढ़े प्रोफेसर कभी ड्रीम रियल्म के इतिहास के उत्साही खोजकर्ता और विद्वान हुआ करते थे, इससे पहले कि वे अवेकेंड एकेडमी में पढ़ाने लगें और किसी समृद्ध मानव सिटाडेल में बस जाएं। आज भी वे उस क्षेत्र के प्रमुख शोधकर्ताओं में से एक थे और अक्सर शिकार अभियानों को किसी न किसी खंडहर की जांच करने की जिद से परेशान करते रहते थे। अफसोस, सनी को नहीं पता था कि उनसे अगली मुलाकात कब होगी। उसने गला साफ किया और नेफिस की ओर देखा। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। नेफिस ने उलझन भरी नज़र से उसकी ओर देखा। तोहफा? सनी मुस्कुराया। हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, लेकिन सेंचुरियन को खत्म करने के बाद मुझे एक मेमोरी मिली। अंदाज़ा लगाओ किस टाइप की है? वह उम्मीद से उसकी ओर देखने लगा, लेकिन चेंजिंग स्टार ने कोई अंदाज़ा नहीं लगाया। सच तो यह है कि उसके चेहरे पर जिज्ञासा की कोई झलक तक नहीं थी। थोड़ी असहज चुप्पी के बाद सनी को नज़र फेरनी पड़ी। ओह, यह एक आर्मर है। तो अपना हाथ दो। मेमोरी ट्रांसफ़र करने के लिए शारीरिक संपर्क जरूरी था, वरना वह इसे जितना हो सके टालना चाहता। पहले ही उनके बीच बहुत ज्यादा संपर्क हो चुका था, उसकी मानसिक शांति के लिए।
पीछे मुड़कर सोचे तो हीलिंग फ्लेम से भरे जाना अजीब तरह से एक अंतरंग अनुभव था। ऊपर से उसके कोमल स्पर्श की याद। हालांकि उस समय वह ऐसी बातें सोचने की हालत में बिल्कुल नहीं था। नेफिस ने उसे सीधे देखा और धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। सनी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया, बस चाहता था कि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द खत्म हो। उसकी त्वचा ठंडी और मुलायम थी। ध्यान भटकने से बचते हुए उसने स्टारलाइट लीजन आर्मर को अपने सोल सी से बाहर निकालने की इच्छा की। शैडो कोर की कक्षा में घूम रही रोशनी की गोलाइयों में से एक गायब हो गई। तुरंत ही उसे अपने शरीर में बिजली की एक हल्की सी चिंगारी दौड़ती हुई महसूस हुई, जो चेंजिंग स्टार में प्रवेश कर गई। नेफिस ने पलक झपकाए और अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर वह उठी, चट्टान के किनारे से कुछ कदम दूर चली गई और मेमोरी को बुलाया। घूमती हुई रोशनी की चिंगारियां उसके चारों ओर उभरीं। अगले ही पल उन्होंने उसके चीनी मिट्टी जैसे शरीर को ढक लिया और एक काले शरीर से सटे हुए सूट में बदल गईं, जो किसी अज्ञात लेकिन मजबूत पदार्थ से बना था। वह उस रबर जैसे समुद्री शैवाल से काफी मिलता जुलता था जो इस इलाके में हर जगह फैला हुआ था। फिर उस काले सूट के ऊपर शुद्ध सफेद प्लेट आर्मर के जटिल हिस्से प्रकट होने लगे, पहले पिंडलियां और बाहों के कवच, फिर कंधों और ऊपरी भुजाओं के जोरदार कवच, फिर जांघों और पैरों के कवच। अंत में 7 चमकते सितारों से उकेरा हुआ एक ब्रेस्ट प्लेट उसके धड़ की रक्षा के लिए प्रकट हुआ, इतना छोटा कि उसकी फुर्ती में कोई बाधा न बने। उसके बाद सफेद कलगी वाला हेलमेट आया। 7 सितारों की नक्काशी वही थी जो विशाल शूरवीर की मूर्ति के कवच पर खुदी हुई थी। वह कवच हल्का और सुरुचिपूर्ण लग रहा था, एक साथ उपयोगी और सुंदर। वह उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करते हुए चेंजिंग स्टार के शरीर की सुघड़ रेखाओं को उभार रहा था। काले और सफेद का तीखा विरोधाभास उसे बेहद प्रभावशाली बना रहा था। नेफिस ने हेलमेट हटा दिया, उसकी चांदी जैसी बाल हवा में लहराने लगे। फिर उसने अपनी तलवार बुलाकर कुछ सावधान घुमाव किए, कवच के वजन और लचीलेपन की जांच करते हुए। संतुष्ट दिखते हुए उसने तलवार को फिर से गायब कर दिया। सनी यह सब चुपचाप देखता रहा। जब नेफिस अंततः रुकी तो उसने पूछा, तो कैसा है? वह उसकी ओर मुड़ी, फिर उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। खुशी से दमकती हुई नेफिस ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, बहुत बेहतर। सनी ने राहत की सांस ली। कम से कम अब वे तीनों ढंग से कपड़े पहने हुए थे। यह अच्छी बात थी, बहुत अच्छी। सिर्फ इसलिए नहीं कि चेंजिंग स्टार की युद्ध क्षमता अब एक भरोसेमंद कवच के कारण काफी बढ़ गई थी, बल्कि इसलिए भी कि अब उसे हर बार उसे देखकर ध्यान भटकने की समस्या नहीं होगी। अध्याय 55, किस्मत वाले लोग। जब वे अस्थायी शिविर में लौटे तो नेफिस ने सबसे पहले कैसी के पास जाकर कहा, हे कैस, अंदाजा लगाओ। अंधी लड़की ने उसकी ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार तुम्हें आर्मर टाइप मेमोरी मिल गई। उसी पल नेफिस ने कहा, मुझे पहनने लायक कुछ ढंग का मिल गया है। फिर वह चुप हो गई और अपनी मुस्कुराती दोस्त को घूरने लगी। कैसी हंस पड़ी, तुम्हारे कदमों की आवाज बदल गई है। चेंजिंग स्टार ने पलक झपकाए, आह, समझ गई। खैर, ये कारापेस सेंचुरियन से है। जब वह कैसी को कवच के बारे में बता रही थी और उसे उस रहस्यमय सफेद धातु को छूने दे रही थी जिससे वह बना था, सनी आग के पास आराम से बैठा रहा। कुछ समय बाद नेफिस रात का खाना तैयार करने में व्यस्त थी। सनी एक बार फिर पत्थरों पर आलस से लेटा हुआ था और आसमान की ओर देख रहा था। आसमान हमेशा की तरह धूसर और बेरहम था। अब जब तीनों के पास धन का कवच था, वे आखिरकार एक असली अवेकेंड दल जैसे दिखने लगे थे। सच तो ये था कि सनी को लगा अवेकेंड के मानकों से भी उनका समूह काफी ध्यान खींचने वाला था। हल्के वस्त्र और समुद्री लहरों जैसे क्लोक में सुंदर और नाजुक कैसी किसी राजकुमारी जैसी लगती थी। पतली सदी हुई नेफिस उसे बचाने के लिए नियुक्त किसी कुलीन शूरवीर की तरह दिखती थी। और सनी, अगर वह खुद के साथ उदार होता तो कहता कि वह एक युवा स्क्वॉय जैसा दिखता है। लेकिन सच कहें तो वह उससे भी ज्यादा एक पेज बॉय जैसा लगता था, और वह भी बड़ी मुश्किल से। अगर कोई अजनबी उन्हें देखता तो शायद यही समझता कि सनी या तो किसी कुलीन महिला का तुच्छ सेवक है, या फिर कोई कमजोर गुंडा जिसे उसके अंगरक्षक ने पकड़ लिया हो। खैर, जब मैं उनकी पीठ में छुरा घोंपूंगा तो उनका आश्चर्य और भी मजेदार होगा। रुको, वह किसी अजनबी को क्यों छुरा घोंपेगा? अरे छोड़ो, यकीनन कोई वजह निकल ही आएगी। उसी पल कैसी उसके पास आकर बैठ गई। सनी ने थोड़ा चौंकते हुए अपना सिर घुमाया और अंधी लड़की की ओर देखा। उसने होंठ काटे। नेफिस ने मुझे बताया कि तुम कल लगभग मर ही गए थे। ओह, तो बात यह है। उसने कंधे उचका दिए। हाँ, फिर एक हल्की सी आह के साथ सनी ने जोड़ा, लेकिन इसकी ज्यादा चिंता मत करो। मौत से यह मेरी पहली मुठभेड़ नहीं थी। हालांकि जितना उसे पता था, ये सबसे करीबी मुठभेड़ जरूर थी। उसकी याद अब भी उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा देती थी। कैसी कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ करना। सनी ने भौहें उठाईं। माफी? किस बात के लिए? अंधी लड़की ने नजरें झुका लीं। इतनी बेकार होने के लिए। सनी ने त्योरी चढ़ाई और नजर फेर ली।
एक दो पल बाद उसने अपने हमेशा की तरह लापरवाह लहजे में कहा, तुम बेकार नहीं हो। कैसी ने हल्की हंसी हंसी। क्या सच में? अगर मुझे चलना है तो मुझे तुम या नेव से बंधा रहना पड़ता है। अगर मुझे खाना है तो मुझे तुम दोनों में से किसी का इंतजार करना पड़ता है कि वह मुझे खिलाए। यही मेरी जिंदगी है अब। मैं तुम्हारी मदद के बिना सबसे साधारण काम भी नहीं कर सकती और बदले में तुम दोनों के किसी काम भी नहीं आ सकती। धीरे धीरे उसकी आवाज़ भावनाओं से कच्ची होने लगी। ये पहली बार था जब सनी ने उसके संकल्प के मुखौटे को थोड़ा खिसकते देखा, जिसके नीचे हताश, क्रोधित और डरी हुई चेहरा छुपा था। वह काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, हे, क्या मैंने तुम्हें कभी अपने पहले नाइटमेयर के बारे में बताया है? अंधी लड़की ने सिर हिलाया। सनी ने आधी आंखें बंद कर लीं। मेरा पहला नाइटमेयर जितना बुरा हो सकता था उतना था। सच बताऊं तो हालात पूरी तरह निराशाजनक थे। मैं एक गुलाम था जिसे ठंड या यातना से मरना तय था। जंजीरों में जकड़ा, लहूलुहान, निहत था। और उससे भी बुरा ये कि मेरा आस्पेक्ट पूरी तरह बेकार निकला। सचमुच, अगर मुझे सही याद है तो स्पेल ने उसे इस तरह वर्णित किया था, एक बेकार दीन व्यक्ति जिसके पास उल्लेख करने लायक कोई कौशल या क्षमता नहीं। कैसी ने सिर थोड़ा उसकी ओर घुमाया, उसके शब्दों में खींचती हुई। तो तुम जिंदा कैसे बचे? क्या हालात बेहतर हो गए? सनी मुस्कुराया। देवताओं की कसम, नहीं। बल्कि वे जल्दी ही और भी बदतर हो गए। बहुत बहुत बदतर। लेकिन पता है क्या, किस्मत के एक अजीब मोड़ में वही बेकार आस्पेक्ट ही एकमात्र चीज़ निकली जिसने मुझे उस दलदल से जिंदा बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। उस मायने में मैं बेहद किस्मत वाला था। वह थोड़ा खिसका और नाजुक लड़की की ओर देखा, उसके चेहरे पर सोच में डूबी हुई शिकन देखी। लेकिन किस्मत के बारे में एक बात है, लोग आमतौर पर ऐसे बात करते हैं जैसे किस्मत बस तुम्हारे साथ हो जाती है। ऐसा नहीं है। किस्मत 50% हालात होती है और 50% तुम्हारी अपनी क्षमता कि तुम उसे पकड़ सको। किस्मत ऐसी चीज़ है जिसे तुम्हें खुद घटित करना पड़ता है। मैं जिंदा रहने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ा। यही उन दो कारणों में से एक है कि मैं आज यहाँ हूँ। ये कहते हुए सनी को वह ठंडा अंधकार में पहाड़ याद आ गया और वह सिहर उठा। फिर उन ठंडी यादों को झटक कर उसने आगे कहा, दूसरा कारण खुद स्पेल है। मैं इसे तर्कसंगत तो नहीं कहूँगा, लेकिन यह अपने विकृत तरीके से निष्पक्ष है। स्पेल एक हाथ से लेता है और दूसरे से देता है। मेरे पहले नाइटमेयर में भी ऐसा ही था और तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। कैसी की शिकन और गहरी हो गई। सनी ने अगले शब्द बहुत सोच समझकर चुने। आखिरकार उसने कहा, तुम्हारा फ्लॉ सबसे अपंग करने वाला है जो मैंने कभी देखा या सुना है। तुम सही हो, नेफ जैसे किसी की मदद के बिना यह एक निश्चित मौत की सज़ा होती। और उसके जैसे लोग, मुझे तो यकीन भी नहीं कि कोई और ऐसा मौजूद है। लेकिन अंधी लड़की ने दांत भींच लिए। लेकिन क्या? सनी ने गंभीर नज़र से उसकी ओर देखा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि फ्लॉ का दूसरा पहलू, तुम्हारी शक्ति उतनी ही असाधारण है। तुमने बस अभी तक उसे पकड़ने का तरीका नहीं पाया है। जिस दिन तुमने पा लिया, यकीन मानो तुम इस बातचीत को याद करोगी और इस बात पर बहुत शर्मिंदा महसूस करोगी कि तुम कितनी भोली और मूर्ख थी। कैसी के चेहरे पर संदेह और उलझन आ गई। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? उसने फुसफुसा कर पूछा। उसकी आवाज़ में एक हताश सी चाह छुपी थी। लेकिन सवाल खुद सनी को लगभग हंसा ही देता, एक साफ वजह से। मुझ पर भरोसा करो, मैं दुनिया का सबसे ईमानदार इंसान हूँ। दो दुनियाओं का, बल्कि असल में सनी इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता था कि वह कम ईमानदार हो सके, लेकिन अफसोस वह शारीरिक रूप से ऐसा करने में असमर्थ था। बेशक उसे यह जानने की ज़रूरत नहीं थी। कैसी काफ़ी देर तक चुप रही, गहरी सोच में डूबी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई ज़बरदस्त संघर्ष चल रहा हो। सनी लगभग मान ही चुका था कि बातचीत खत्म हो गई है, तभी उसने अचानक भारी, बैठी हुई आवाज़ में कहा, मुझे और भी दर्शन हुए थे जो मैंने तुम लोगों को नहीं बताए। अध्याय 56, दुनिया की सबसे भारी चीज़। सनी ने पलक झपकाए, अंधी लड़की को हैरानी और हल्की आशंका के साथ देखते हुए। उसके अचानक कहे गए शब्दों ने उसे सचमुच असंतुलित कर दिया था। वह ऐसी बात को छुपाकर क्यों रखेगी? और अब ठीक उसी से क्यों कह रही थी? उलझन में उसने सावधानी से पूछा, और दर्शन, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? कैसी के चेहरे पर एक पल के लिए थकी हुई, क्षणभंगुर मुस्कान आई। उसने सिर झुका लिया और कुछ देर चुप रही। फिर आंखें बंद करते हुए बोली, तुम शायद नहीं जानते, जानोगे भी कैसे, लेकिन ज्ञान बहुत भारी हो सकता है। ये दुनिया की सबसे भारी चीज़ जितना भारी हो सकता है। फिर उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान उभरी। मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो जो कुछ मैंने देखा है वही सच हो जाएगा। उस संकेत को समझते ही सनी सख्त हो गया। अगर वह डर रही थी कि दर्शन सच हो जाएंगे तो इसका मतलब था कि उनमें कुछ बहुत बुरा छुपा था। और अगर वह सच में बहुत बुरा था, अगर उनके साथ कुछ भयानक घटित होने वाला था, तो सनी को उसके बारे में पहले से जानना जरूरी था।
तभी वह तैयारी कर सकता था और जो भी आने वाला हो उसका सामना कर सकता था। जब तक वह तैयार रहता कई चीज़ें उतनी भयावह नहीं होती, लेकिन अगर उसकी तैयारी ही उस भयानक घटना के घटित होने का कारण बन जाए, अगर वही तैयारी कैसी के दर्शन को एक आत्मसिद्ध भविष्यवाणी बना दे, यही भविष्य जानने का खतरा था। धत्तेरे की, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे ये सब नफरत है। सनी काफ़ी देर तक जूझता रहा, ये तय करने की कोशिश करता हुआ कि क्या उसे कैसी पर दबाव डालना चाहिए कि वह अपने दर्शन बताए। दोनों ही परिणाम उसे बेचैन करने वाले थे, इसलिए वह सच में नहीं जान पा रहा था कि क्या करे। आखिरकार कोई फैसला न कर पाने की हालत में सनी बस चुप ही रहा। कैसी ने भी कुछ नहीं कहा। काफ़ी समय बीत जाने के बाद उसने आखिरकार बात की। क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकते हो? लगता था जैसे ये सब कुछ बताने और कुछ भी न करने के बीच उसका समझौते का प्रयास था। सनी ने भौहें सिकोड़ लीं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या है। अंधी लड़की बोलने से पहले हिचकिचाई। क्या तुम वादा कर सकते हो कि तुम नेफ का ख्याल रखोगे, चाहे कुछ भी हो जाए? उसने जवाब देने में जितना हो सका उतना विलंब किया। भीतर उठता दबाव दर्दनाक होने लगा। जब वह लगभग असहनीय हो गया तो सनी ने अनिच्छा से कहा, मैं नहीं कर सकता, मैं मुश्किल से अपना ही ख्याल रख पाता हूँ। वह नेफिस पर इतना भरोसा भी नहीं करता था कि ऐसा वादा कर सके। चेंजिंग स्टार के खिलाफ उससे कुछ नहीं था, उल्टा वह उसे काफ़ी पसंद भी करता था, लेकिन वे एक दूसरे को सच में जानते नहीं थे। उनका गठबंधन मजबूरी का था, पसंद का नहीं। कौन जानता था कि जब एक दूसरे की ज़रूरत खत्म हो जाएगी तब क्या होगा? चाहे कुछ भी हो जाए, ये बहुत बड़ी शर्त थी। बेशक वह कैसी को हाँ कहकर गुमराह कर सकता था। आखिर सवाल ये था कि क्या वह वादा कर सकता है, न कि वह उसे निभाएगा या नहीं। लेकिन उस पल सनी अजीब तरह से अंधी लड़की को धोखा देने से हिचक रहा था। शायद वह ईमानदारी वाली चीज़ धीरे धीरे उस पर असर डाल रही थी। कैसी ने आह भरी और मुंह फेर लिया। अचानक ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कुछ अदृश्य सा बदल गया हो। समझ गई, हाँ ये ठीक है। इतना कहकर उसने अपना स्टाफ बुलाया और वहां से चली गई, सनी को उसी उदास और बेचैन मनस्थिति में छोड़ते हुए जैसा कि उसने पहले ही अंदाजा लगाया था। उसके बाद चाहे उसने खुद को कितना ही शांत करने की कोशिश की, उसके विचार भटकते ही रहे। आखिरकार सनी खुद को स्टारलेस वॉइड या फॉरगॉटन शोर, जैसा कि एजियोर ब्लेड के विवरण में कहा गया था, से जुड़ी जानकारी के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हुए पाया। कम से कम इससे वह कैसी के साथ हुई बातचीत के अंतिम हिस्से के बारे में सोचने से बच सकता था। और किसी वजह से अपने परिवेश को समझने की ज़रूरत अचानक कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगी थी। उसकी तलवार, स्टारलाइट लीजन आर्मर, कारापेस राक्षस और वह विशाल सिर कटा हुआ पुतला सब किसी न किसी तरह जुड़े हुए लगते थे, लेकिन वह ये समझ नहीं पा रहा था कि कैसे। क्या वह पुतला स्टारलाइट लीजन के साथ संस्थापकों में से किसी एक का स्मारक था? आर्मर का वर्णन करने वाली रून्स कहती थीं कि उनके नाम और चेहरे समय के साथ खो गए। पुतले का गायब सिर इस वर्णन में पूरी तरह फिट बैठता था। स्कवेंजर के इको ने संकेत दिया था कि कारापेस राक्षस गिरी हुई लीजन के शापित सैनिक थे। क्या वह गिरी हुई लीजन स्टारलाइट लीजन ही थी? कारापेस सेंचुरियन को मारने के बाद उसे स्टारलाइट आर्मर मिलना इस सिद्धांत की लगभग पुष्टि ही था। अगर ऐसा था तो वे शापित क्यों हुए? स्टारलेस वॉइड, स्टारलाइट लीजन, इन सब का क्या मतलब था? उन 7 नायकों को सर्वभक्षी अंधकार में जन्मा बताया गया था। उनकी शपथ थी शापित भूमि में प्रकाश लौटाने की। कौन सा प्रकाश? तारों की रोशनी। और वह सर्वभक्षी अंधकार क्या था? क्या वह उसी शाप का रूप था जिसने उनकी भूमि को ग्रस लिया? और अगर हाँ, तो क्या वही शाप अंततः स्टारलाइट लीजन के सैनिकों को कारापेस राक्षसों में बदलने का कारण बना? अगर वह शाप अब भी मौजूद था तो क्या सनी किसी दिन जागेगा और पाएगा कि उसकी त्वचा पर काइटिन उगाए है? कितना डरावना ख्याल है। 7 नायक भुला दिए गए थे, लेकिन उनकी शपथ की स्मृति जाहिर है अब भी बाकी थी। इस भूली हुई तटरेखा पर केवल स्टेल याद रखता है एजियोर ब्लेड का ये वर्णन। क्या इन शब्दों के पीछे कोई छुपा हुआ अर्थ था? क्या फॉरगॉटन शोर पर मिली मेमोरीज किसी रहस्य को छुपाए हुए थीं? अंदर ही अंदर सनी का राह उठा। इतने सारे सवाल और एक भी जवाब नहीं। और फिर सबसे बड़ा रहस्य था कैसी का दर्शन, वही जिसे उसने उन्हें बताया था। उसने 7 मुहरों के पीछे बंद एक असीम अंधकार को देखा था। जैसे ही वे मुहरें टूटी, अंधकार मुक्त हो गया। उसने 7 कटे हुए सिरों वाली एक लाल मीनार भी देखी थी, जो 7 तालों की रक्षा कर रही थी। क्या वे ताले उन मुहरों से जुड़े थे? और क्या विशाल शूरवीर का गायब सिर उन्हीं 7 में से एक था? या फिर वह पूरी तरह गलत था, जहां कोई संबंध नहीं था, वहां जबरन कड़ियां जोड़ रहा था, जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल रहा था? सनी ने आह भरी, ये जानते हुए कि उसकी जिज्ञासा जल्द शांत होने वाली नहीं थी। उसके पास सही सिद्धांत बनाने के लिए बहुत कम जानकारी थी। अगर ऐसा था तो अभी खुद को तड़पाने का कोई फायदा नहीं था। शायद भविष्य में चीज़ें साफ हो जाएंगी।
भविष्य शब्द पर उसका माथा सिकुड़ गया। अध्याय 57 हथियारों का उपयोग। शाम के समय सनी ने नेव की सतर्क निगाहों के नीचे तलवार का अभ्यास जारी रखा। अपनी नई समझ के साथ हर एक चाल पहले से अलग महसूस हो रही थी। 1000 वार पूरे करने के बाद वह आराम करने बैठ गया और एज्योर ब्लेड को ध्यान से देखने लगा, फॉरगॉटन शोर के अनगिनत रहस्यों पर फिर से उलझ जाने के प्रलोभन को दबाते हुए। कुछ देर बाद सनी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तलवार इस्तेमाल करने के लिए सही हूँ? क्या मुझे भविष्य में हथियार बदलने के बारे में सोचना चाहिए? नेफिस ने कंधे उचका दिए। ये तुम्हारे लक्ष्य पर निर्भर करता है, लेकिन तलवार को हथियारों का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। सनी मुस्कुराया। और ऐसा क्यों? उसने सिर थोड़ा झुकाया और कुछ सेकंड सोचा, फिर पूछा, क्या तुम जानते हो प्राकृतिक चयन कैसे काम करता है? उसने भौं उठाए। सबसे योग्य की जीत, सबसे ताकतवर प्रजाति जीवित रहती है। चेंजिंग स्टार ने उसकी ओर देखा। कुछ हद तक सही, लेकिन असल में सबसे ताकतवर नहीं, सबसे अनुकूलनशील प्रजाति जीवित रहती है। वरना इंसानों की जगह शेर, बाघ और भालू दुनिया पर राज कर रहे होते। सनी ने शेर और भालू के बारे में अभिलेखीय फुटेज में देखा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बाघ क्या होता है। शायद कोई और विलुप्त शिकारी। इस बीच नेफ आगे बोली, अपने सामान्य मूक स्वभाव से अलग। जिन विषयों में वह निपुण थी उन पर वह कहीं अधिक स्पष्ट और सहज लगती थी। यही तर्क युद्ध पर भी लागू होता है। हर स्थिति में तलवार सबसे प्रभावी औजार नहीं होती। लंबी पहुंच वाले शत्रुओं के खिलाफ भाला बेहतर होता है। कवच के विरुद्ध युद्ध हथौड़ा ज्यादा कारगर है। गदा का रखरखाव आसान होता है, लेकिन तलवार सबसे बहुमुखी होती है। उसने एज्योर ब्लेड की ओर नजर डाली। तलवार भेद सकती है, काट सकती है, वार कर सकती है। इसे अलग अलग दूरी पर प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तेज और फुर्तीली होती है। तलवार का हर हिस्सा नोक से लेकर मूठ तक हमले के काम आता है। तलवार के साथ तुम हर चीज में सर्वश्रेष्ठ नहीं होगे, लेकिन सबसे अधिक अनुकूलनशील जरूर होगे। नेफिस ने उसकी ओर देखा। समझे? सनी ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मुझे लगता है हाँ। उसने सिर हिलाया और नजरें फेर लीं। लेकिन अंत में एक बात याद रखना, तुम्हारे हाथ में क्या है यह उतना मायने नहीं रखता। तलवार हो, भाला हो या डंडा, ये सब बस औजार हैं। असली हथियार तुम खुद हो। सनी ने आह भरी और एज्योर ब्लेड को विस्मृत कर दिया। हमेशा की तरह चेंजिंग स्टार की सीख ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम खुद हथियार हो। उसने ये वाक्य मन में दोहराया, मानो पहेली का एक और टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया हो। दोनों आरामदेह चुप्पी में सूर्यास्त देखते रहे। जैसे जैसे रात नजदीक आई, समुद्र लौटने लगा, अंधकार की बाढ़ की तरह, और रक्तवर्णी भूलभुलैया को भरने लगा। नीचे कहीं स्कवेंजर छिपने की जगह खोजते हुए इधर उधर भाग रहे थे। उनमें से कुछ चट्टानों पर चढ़ रहे थे, उम्मीद करते हुए कि रात छोटे से द्वीप पर काट सकें। सनी की छाया उन पर नजर रखे हुए थी। हमें जल्द ही मेहमान मिलने वाले हैं, उसने उदास स्वर में कहा, ये सोचकर कि उनका छोटा सा आराम अब खत्म होने वाला है। नेफिस ने आह भरी। ठीक है, ऊंचाई का फायदा हमारे पास है, उनसे निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सनी ने सिर हिलाया और डूबते सूरज को देखा। अचानक उसका मूड गंभीर हो गया। संदेह ने सिर उठाया और उसका मन चिंता के अंधेरे में डूबने लगा। दूर देखते हुए सनी ने हिचकिचाकर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हम उस किले तक पहुंच पाएंगे? उसने बिना किसी विशेष भाव के उसकी ओर देखा। हाँ। वह उसकी तरफ मुड़ा और जबरन मुस्कुराया। तुम इतनी पक्की क्यों हो? रक्तलाल सूर्यास्त की लौ में चेंजिंग स्टार की शांत आंखें मानो दिव्य अग्नि से जल उठीं। पश्चिम की ओर देखते हुए उसने अपनी तलवार बुलाई और कहा, अगर यही हमारी इच्छा है तो हमें कौन रोक सकता है? चट्टानों पर चढ़ते स्कवेंजरों से निपटना वास्तव में अपेक्षाकृत आसान साबित हुआ। सनी और नेफिस को बस घात लगाकर भारी भरकम प्राणियों को चट्टान से नीचे धकेलना था, इससे पहले कि वे मजबूत पकड़ बना पाते। सनी को लगभग मुफ्त में 4 शैडो फ्रैगमेंट मिले, जिससे कुल संख्या 32 हो गई। अफसोस, सोल शॉट्स हासिल नहीं किए जा सके। उन्होंने चट्टानों पर एक और दिन बिताया, आराम और प्रशिक्षण में। सनी ने तलवार का अभ्यास किया, जबकि उसकी छाया भूलभुलैया के आसपास के रास्तों की टोह लेती रही। इको अभी भी उबर रहा था, इसलिए उनका समूह सर्वोत्तम स्थिति में नहीं था। इसी कारण अपने मौजूदा शिविर को जल्दबाजी में छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि बहुत जल्द उन्हें पश्चिम की यात्रा फिर शुरू करनी थी, एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए रहस्यमय मानव दुर्ग तक पहुंचने की उम्मीद में। इस बार वे पर्याप्त तैयारी के बिना यात्रा नहीं करने वाले थे। ये जानते हुए कि किसी भी पल अचानक तूफान आ सकता है, दुनिया को अंधेरे में डुबोते हुए और सूर्यास्त से पहले समुद्र को वापस बुलाते हुए, तीनों स्लीपरों ने तय किया कि आगे बढ़ने से पहले मार्ग की अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाए। नेफिस ने दिन ध्यान में बिताया। उसकी आंखें बंद थीं। कभी कभी ऐसा लगता मानो उसकी पलकों के पीछे से एक मुलायम सफ़ेद चमक निकल रही हो।
लेकिन सनी जब ध्यान से देखता तो वह गायब हो जाती, जिससे उसे लगता कि वह बस कल्पना कर रहा है। उसे शक था कि चेंजिंग स्टार अपने फ्लॉ को सहने का अभ्यास कर रही थी। अगर ऐसा था तो वह उसके लिए शुभकामनाएं करता था। कैसी हमेशा की तरह हंसमुख और मिलनसार रही, मानो उनकी अजीब बातचीत कभी हुई ही न हो। फिर भी सनी महसूस कर सकता था कि उसमें कुछ बदल गया है। वह ठीक ठीक नहीं कह सकता था कि क्या, लेकिन अंधी लड़की में अब पहले से ज्यादा दृढ़ संकल्प था। ये बुरी बात नहीं थी। उन्होंने कुछ समय बातें करने और अकादमी के दिनों को याद करने में बिताया। सनी ने उसे टीचर जूलियस के साथ अपने पाठों और ड्रीम रियल्म की मृत भाषाओं के बारे में सीखी गई अजीबोगरीब बातों के बारे में बताया। इस विचार पर कैसी की प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कभी सनी की रही थी, विरोध और हैरानी से भरी। जल्द ही फिर से रात हो गई। इस बार कोई स्कवेंजर चट्टानों पर नहीं चढ़ा, इसलिए सनी और नेफिस निश्चिंत रहे। फिर भी वे बारी बारी से सोए, किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए पहरा देते हुए। सुबह उन्होंने सेंचुरियन के मांस का आखिरी हिस्सा खाया और भूल भुलैया में उतरने की तैयारी की। अब यात्रा आगे बढ़ाने का समय आ गया। अध्याय 58, योग्यतम की उत्तरजीविता। कई दिन बाद सनी एक मरे हुए स्कवेंजर के ऊपर बैठा था, शांति से अपने चेहरे से नीला नीला खून साफ करते हुए। तुम्हारी छाया और अधिक शक्तिशाली हो गई है। उसकी तलवार अब भी काइटिन कवच की परतों के बीच फंसी हुई थी, हल्का सा कांप रही थी, जब तक कि दैत्य का शरीर झटके खाता रहा और फिर स्थिर हो गया। उसके पीछे कहीं टूटती हुई काइटिन की आवाजें गूंज रही थीं। नेफिस पहले ही मारे गए प्राणियों के शवों से सोल शॉट्स निकाल रही थी। दर्जनों ऐसी लड़ाइयों के बाद वे दोनों बेहद दक्ष हो चुके थे। पीछे मुड़कर सनी ने तबाही का दृश्य परखा। दो लाल दीवारों के बीच का रास्ता लाशों से भरा पड़ा था। शुरू में उनका इरादा बस उस काइटिन सेंचुरियन को, जो कई दिनों से उनका पीछा कर रहा था, इस संकरे मार्ग में फंसाने का था, ताकि उसके आकार को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन हालात बहुत जल्दी बिगड़ गए। लड़ाई की आवाज़ सुनकर स्कवेंजर और वे अजीब से कनखजूरे जैसे प्राणी जो इस भूल भुलैया के हिस्से में काइटिन लीजन से युद्ध कर रहे थे, भी लड़ाई में कूद पड़े। मची हुई अफरातफरी में सनी और नेफिस ने दोनों राक्षसी कबीलों की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाया और अंततः अकेले विजेता बनकर उभरे। उससे कुछ दूरी पर एक सेंचुरियन की लाश को बेरहमी से नोच रहा था। उसका खोया हुआ हाथ बहुत पहले ही वापस हो गया था। अब स्कवेंजर अपने नए पंजे से मांस के टुकड़े फाड़ रहा था और प्रतिशोधी भाव से उन्हें निगल रहा था। तकनीकी रूप से एक इको को भूख महसूस नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसने उस तूफानी रात विशाल दरांतीधारी हत्यारे से मुठभेड़ के बाद काइटिन सेंचुरियनों के प्रति मानो एक नफरत पाल ली थी। चट्टानों को छोड़े हुए अब 2 हफ्ते बीत चुके थे। इस दौरान बहुत कुछ बदल गया था और बहुत कुछ वैसा ही रहा। एक ऊंचे बिंदु से दूसरे तक बढ़ते हुए वे लगातार पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे थे। कैसी इको की पीठ पर सवार रहती थी, जिससे समूह की गति काफी बढ़ गई थी। फिर भी वे किसी भी दिन भर की यात्रा पर निकलने से पहले अगले पड़ाव तक के रास्तों की जांच पड़ताल जरूर करते थे। इस तरह किसी और तूफान में फंसने का खतरा कम हो जाता था। वे या तो समय रहते अगले स्थल तक पहुंच सकते थे या फिर पिछले वाले पर लौट सकते थे। भूल भुलैया में यात्रा करने का उनका तरीका भी बदल गया था। पहले नेफिस और सनी स्कवेंजरों से बचने की कोशिश करते थे और सिर्फ मजबूरी में ही उनसे लड़ते थे। लेकिन सेंचुरियन के साथ हुई लड़ाई ने उनकी आंखें खोल दी। उन्हें तेजी से मजबूत होना था और यह बेहद जरूरी था। इसी वजह से उन्होंने काइटिन प्राणियों का सक्रिय रूप से शिकार करना शुरू कर दिया, उन जीवों को मारते हुए जो या तो पूरी तरह अकेले होते थे या अधिकतम 3 के समूह में चलते थे। 2 स्लीपरों का जानबूझकर अवेकन रैंक के नाइटमेयर क्रीचर्स का पीछा करना काफी हास्यास्पद विचार था, लेकिन किसी तरह वे इसे कर दिखा रहे थे। जैसा कि नेफिस ने कहा था, वे दोनों असामान्य थे। स्टारलाइट लीजन आर्मर पहने हुए चेंजिंग स्टार, जो पहले से ही एक बेहद खतरनाक योद्धा थी, अब अपनी पूरी युद्ध क्षमता दिखा पा रही थी। सीधी बात में कहें तो वह एक आपदा थी। ऐसा लगता था मानो उसकी चांदी की तलवार की अपनी एक चेतना हो। जब भी सफ़ेद कवच में लिपटी वह लंबी आकृति दिखाई देती, नीले खून की नदियां बहना तय था। इसके अलावा हर सोल शॉट के साथ नेफ की शक्तियां बढ़ती जा रही थीं। हर बढ़ोतरी मुश्किल से महसूस होती थी, लेकिन दर्जनों शॉट्स मिलकर जो बदलाव लाए वह साफ नजर आता था। वह धीरे धीरे मानव शारीरिक क्षमता की चरम सीमा और अतिमानवीय शक्ति की दहलीज के बीच की रेखा के करीब पहुंच रही थी। कुछ ऐसा ही हाल सनी का भी था, हालांकि उसके मामले में ये छाया के सही समय पर इस्तेमाल पर निर्भर करता था। ड्रीम रियल्म की कठोरता ने उसके शरीर को काफी मजबूत बना दिया था, लेकिन वह अभी भी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से दूर था। जहां नेफिस सोल शॉट्स खाकर ताकतवर हो रही थी, वहीं सनी तेजी से शैडो फ्रैगमेंट इकट्ठा कर रहा था। बेशक हर किल उसे नहीं मिलती थी, इसलिए उनकी संख्या शॉट्स से कम थी, लेकिन उसे उन्हें कैसी के साथ बांटना भी नहीं पड़ता था, जो चेंजिंग स्टार लगातार कर रही थी। नतीजतन उनकी प्रगति की गति लगभग समान थी। हालांकि शक्ति का ये धीमा संचय ही उनके युद्ध कौशल में तेज उछाल का एकमात्र कारण नहीं था।
सनी का कौशल और युद्ध बोध भी छलांगे लगाकर बढ़ रहा था। स्वयं तलवार देवी नेफिस के मार्गदर्शन में वह ब्लेड चलाने की बारीकियां तेजी से सीख रहा था। फिर उसे इन सबकों को सीधे अभ्यास में उतारना पड़ता था, हर दिन जान की बाजी लगाकर खूनी लड़ाइयों में उतरते हुए। ये क्रूर निर्दयी सच्चाई, चाहे अच्छा हो या बुरा, एक सच्चे योद्धा के लिए सबसे बेहतरीन प्रशिक्षण थी। यहाँ गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं थी, सिर्फ प्रगति, क्योंकि एक भी भूल अक्सर आखिरी साबित होती थी। एक असली लड़ाई हजारों घंटों के प्रशिक्षण के बराबर होती है। अनुभव से सनी को ज्ञान मिला। स्पष्टता के साथ वह इस ज्ञान को समझ के बीज में बदल सका। लेकिन इसके बावजूद समूह की कुल शक्ति में आई नाटकीय बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण यह नहीं था। उसकी अनंत हैरानी के लिए असली कारण था टीमवर्क। इतने लंबे समय तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के बाद सनी और नेफिस के बीच एक मौन, सहज समझ विकसित हो चुकी थी। बिना शब्दों और संकेतों के वे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर काम कर पाते थे, अपने हमलों और हरकतों को पूरी तरह समन्वित करते हुए युद्धभूमि पर नियंत्रण पाने और दुश्मनों को कुचलने के लिए। इस एकता का महत्व बड़ा चढ़ाकर भी नहीं बताया जा सकता था। सही सहयोग के साथ मानो उनकी संख्या दोगुनी हो गई हो। इसका असर तुरंत और प्रबल था, कम से कम तब तक जब तक वे अपनी लड़ाइयां समझदारी से चुनते रहे। ये सचमुच आनंददायक था। इन सब बातों को जोड़कर देखें तो उनका समूह, जो कभी खोए हुए 3 बच्चों का दल था, अब अच्छी तरह सुसज्जित, अनुभवी और युद्ध में तपे हुए जीवित बचे लोगों की टुकड़ी बन चुका था। यहाँ तक कि कैसी भी मजबूत हो रही थी। सोल शॉद से मिले बढ़ावे के अलावा अंधी लड़की धीरे धीरे अपनी विकलांगता के साथ जीना और काम करना सीख रही थी। आखिरकार उसकी दृष्टि गए अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे। कैसी अभी भी अपनी हालत के अनुसार ढल रही थी और परिस्थितियों को देखते हुए वह ये काम बेहद शानदार ढंग से कर रही थी। वह अब भी राक्षसों से लड़ने में उनकी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी देखभाल का बोझ दिन ब दिन हल्का होता जा रहा था। सनी भी इसका आदी हो चुका था, यहाँ तक कि अंधी लड़की की निगरानी में बिताया गया समय उसे कुछ हद तक सुकून देने लगा था। मानव किले तक पहुंचने का लक्ष्य अब उतना असंभव नहीं लग रहा था जितना पहले लगता था, और अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वे उसके और भी करीब पहुंचते जा रहे हैं। अध्याय 59, क्रिम्सन स्पायर की छाया। मरे हुए स्कवेंजर से कूदकर नीचे उतरते हुए सनी ने अपनी तलवार निकाली और सीटी बजाई। ये कैसी के लिए संकेत था कि अब बाहर आना सुरक्षित है। कुछ ही पलों में वह कोरल दीवार में बनी एक छोटी सी दरार से रेंगते हुए बाहर आए और सावधानी से अपने पैर जमीन पर रखे। अपने डंडे का सहारा लेकर अंधी लड़की खड़ी हुई और हल्का सा सिर घुमाया, उसके कदमों की हल्की आवाज को सुनते हुए। सनी उसके पास गया और उसका हाथ थामकर धीरे से अपने कंधे पर रख दिया। फिर खून के गड्ढों से बचते हुए वह उसे एको तक ले गया। रास्ते में वे बातें करते रहे। क्या वे कनखजूरे भी आए थे? भूलभुलैया में यात्रा करते हुए उन्होंने जान लिया था कि स्कवेंजर ही वहां के अकेले निवासी नहीं थे। क्रिम्सन जंगल में तरह तरह के राक्षस रहते थे। रात के समय रीफ्स के भीतर छिपे रहते और सूरज निकलते ही शिकार पर निकल आते। वहां मांसाहारी कीड़ों की सचेत कॉलोनियां थीं जो काली कीचड़ के नीचे से हमला करती थीं। मांस खाने वाले फूल थे जो खून चूसने वाली बेलों से अपने शिकार का गला घोंट देते थे, और अजीब पारदर्शी टेंटेकल्स थे जिन्हें उन्होंने एक बार एक छटपटाते स्कवेंजर को घसीटते हुए एक अंधेरी गुफानुमा दरार में ले जाते देखा था। वे अब तक नहीं जानते थे कि उस दरार में किस तरह का प्राणी छिपा था। सनी को उम्मीद थी कि उन्हें कभी पता न चले। संक्षेप में कहें तो भूलभुलैया हर तरह की भयावहताओं का घर थी, हर एक कम से कम अवेकन रैंक की। वे सभी मृतभक्षी थे, अंधेरे समुद्र के राक्षसों द्वारा छोड़े गए अवशेषों पर पलते थे, और मौका मिले तो वे एक दूसरे को भी खा जाते। 3 रसीले इंसानों की तो बात ही छोड़िए। किस्मत से काइटन लीजन इस इलाके में बेहद क्षेत्रीय निकली और लगता था कि क्रिम्सन रीफ के इस हिस्से में उनका ही दबदबा था। उनका कवच, आकार और शारीरिक शक्ति स्कवेंजरों को खतरनाक बनाते थे, लेकिन हर समय अनजान खतरे से जूझने के बजाय सिर्फ एक ही तरह के दुश्मन से निपटना कहीं बेहतर था। कनखजूरे जैसे राक्षस काइटन लीजन के ताज़ा दुश्मन थे जिनसे वे मिले थे। इनमें से कुछ 3 मीटर से भी लंबे थे, चमकदार लाल काइटन और सैकड़ों छोटे छोटे तेजी से चलने वाले पैरों के साथ। वे बेहद तेज और फुर्तीले थे, कीचड़ में सरक सकते थे, कोरल दीवारों पर चढ़ सकते थे और ऊपर से अचानक शिकार पर टूट पड़ते थे। इससे भी बदतर बात यह थी कि उनके शरीर से एक संक्षारक काला तेल स्रावित होता था जो सबसे मजबूत कवच को भी कुछ ही सेकंड में पिघला देता था। उनकी एकमात्र राहत देने वाली बात यह थी कि उनका काइटन कवच बहुत मजबूत नहीं था और तलवार से आसानी से भेदा जा सकता था। सनी ने पीछे देखे बिना जवाब दिया। हाँ, 6 थे, और कुछ स्कवेंजर भी। हमने उन्हें आपस में लड़ने दिया और फिर बचे हुए खत्म कर दिए। कैसी ने घूंट निगला। क्या तुम्हें चोट लगी? कुछ भी ऐसा नहीं जो हमारा कवच न संभाल सके। और सेंचुरियन, सनी ने आधी खाई हुई लाश की ओर नजर डाली और मुस्कुराया। अब वह हमें परेशान नहीं करेगा। ड्रीम रियल में आने के बाद यह दूसरा अवेकन राक्षस था जिसे उन्होंने मारा था।
पहले मुकाबले की तुलना में ये लड़ाई कहीं ज्यादा सहज रही। कोई मरा नहीं, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। इको ने तो अपने दोनों पंजे भी बचा लिए। हमें कितने सोल शॉट्स मिले? सनी ने गिनती की। 11 होने चाहिए। अब कैसी की बारी थी मुस्कुराने की। अब तक की सबसे बड़ी कमाई है। काफी ज्यादा। सनी ने सिर हिलाया। हाँ, हालांकि एक बार फिर उन्हें कोई मेमोरी नहीं मिली। सनी को नहीं पता था कि यह उसकी बदकिस्मती थी या कुछ और, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में न तो उसे और न ही नेफिस को एक भी मेमोरी मिली थी। मानो स्पेल ने तय कर लिया हो कि उन्हें पहले ही काफी कुछ मिल चुका है। कभी भी काफी नहीं होता। वह भरते हुए सोचने लगा। कैंप में वह और कैसी अक्सर एक खेल खेलते थे, वापस असली दुनिया में लौटकर अमीर बनने के बाद क्या क्या खरीदेंगे, इस पर चर्चा करना। लेकिन इसके लिए उसे पहले नीलामी में बेचने लायक कुछ मेमोरीज तो इकट्ठा करनी ही होंगी, वरना पैसा आएगा कहाँ से? लालच और लोभ से भरा हुआ सनी इको के पास गया और उसे नापसंदगी से देखते हुए बोला, तुम चबाना बंद करो। स्कवेंजर आज्ञाकारी रूप से जम गया। मांस का एक टुकड़ा अभी भी उसके मुंह से लटका हुआ था। उगल दो। सिर हिलाते हुए सनी ने कैसी को उसकी सीट पर चढ़ने में मदद की और लगाम उसके हाथ में दे दी। ये अजीबोगरीब चीज सेंचुरियन का लगभग आधा हिस्सा ही खा गई। ये क्या बात हुई? दुनिया भर में जितने इको हैं उनमें से मुझे ही ऐसा खराब वाला क्यों मिला? उसकी छाया ने गंभीरता से सिर हिलाया, जैसे पूरी तरह सहमत हो। सनी ने उसे घूर कर देखा। इतनी दुर्लभ एकजुटता। हालांकि छाया के पास तो कोई इको था ही नहीं, तो वह खुद किस खराब नमूने के साथ फंसी हुई थी। शरारती बदमाश। कैसी हंस पड़ी। मेरे सवारी की बुराई मत करो। वह एक शानदार इको है। मुझे वह बहुत पसंद है। अब ये वह हो गया है। हाँ। सनी ने फिर से सिर हिलाया और सेंचुरियन की लाश से बचा हुआ मांस निकालने लगा। फिर उसने उस मांस को स्कवेंजर से जुड़े समुद्री शैवाल के थैलों में भर दिया। इन थैलों को उसने खुद बनाया था ताकि समूह की सामान ढोने की क्षमता बढ़ सके। आखिरकार स्कवेंजर बेहद ताकतवर था, उसका फायदा न उठाना बेवकूफ़ी होती। इसके बाद सनी ने आह भरी और सबसे अप्रिय काम में लग गया, कनखजूरे राक्षसों की लाशों से तेल की थैलियां निकालना। हर एक में 2 थैलियां थीं जो एक विशेष ग्रंथि से जुड़ी होती थीं। पूरी प्रक्रिया खतरनाक से ज्यादा घिनौनी थी, क्योंकि संक्षारक प्रभाव तभी पैदा होता था जब दोनों थैलियों का द्रव मिलाया जाता था। उन्होंने अब तक इस तेल का इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं खोजा था, लेकिन नेफिस जोर देकर कहती थी कि जितना हो सके इसे इकट्ठा किया जाए। उसे यकीन था कि किसी न किसी दिन ये काम आएगा। कम से कम ये तेल बेहद ज्वलनशील तो था। नेफिस की बात करें तो जब तक सनी थैलियां इकट्ठा कर चुका था, वह सारे सोल शॉट्स जमा कर चुकी थी और इको के सामने खड़ी थी। सनी ने अपनी ट्रॉफियां उसे दिखाईं और उन्हें सावधानी से एक अलग सैडलबैग में रख दिया। सब हो गया। उसने सिर हिलाया। सनी ने आसमान की ओर देखा, समय का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हुए। सूरज ठीक उनके ऊपर था, धूसर आकाश में ऊंचा। अभी दिन का काफी हिस्सा बाकी था। तुम्हारा क्या ख्याल है? हम अभी फ्लैट हिल और बोन रिज के बीच में हैं। लौट जाएं या आज ही रिज तक पहुंचने की कोशिश करें? भूलभुलैया का जमीनी स्तर एक समान नहीं था। कुछ हिस्से बाकियों से ऊंचे थे। वे अभी ऐसे ही एक क्षेत्र में थे। यहाँ अंधेरा समुद्र काफी उथला था, जिसका मतलब था कि रात में ज्यादा प्राकृतिक संरचनाएं पानी से ऊपर रहती थीं। इससे उनके बीच की दूरी कम हो जाती थी। नेफिस ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, चलो बोन रिज तक बढ़ते हैं। वे कल ही रास्ते का ज्यादातर हिस्सा देख चुके थे, इसलिए भूलभुलैया में भटकने या समय पर न पहुंच पाने का ज्यादा खतरा नहीं था। काइटन सेंचुरियन के मर जाने से वह अनिश्चित तत्व भी खत्म हो गया था जो पिछले कुछ दिनों से उनकी जिंदगी मुश्किल बना रहा था। इन सब बातों को देखते हुए चेंजिंग स्टार का फैसला सही लगा। सनी ने सिर हिलाया। ठीक है। इसके साथ ही उसने अपनी छाया को आगे भेज दिया। कुछ समय बाद वे बोन रिज के करीब पहुंच रहे थे। सूरज ढलने को था, लेकिन अभी भी सुरक्षित जगह तक पहुंचने का समय था। फिर भी सनी को बेचैनी और खतरे का एहसास हो रहा था। ये भावना उसे चट्टानों से निकलने के थोड़े ही समय बाद सताने लगी थी। ये हमेशा शाम के करीब उभरती और सूरज ढलने के आखिरी पलों तक बनी रहती, फिर गायब हो जाती, उसे उलझन और बेचैनी में छोड़ते हुए। जितना पश्चिम की ओर वे बढ़ते, यह एहसास उतना ही मजबूत होता जाता। मानो उस समय दुनिया में कुछ ठीक नहीं होता था, लेकिन सनी चाहे जितनी कोशिश करता, वह समझ नहीं पाता कि गलत क्या था। आखिरकार उसने अपनी बेचैनी समूह के साथ साझा करने का फैसला किया। उसकी बात सुनकर लड़कियां हैरान रह गईं। लगता था उन्होंने कुछ भी अजीब महसूस नहीं किया था। यहाँ तक कि कैसी, जिसकी अंतर्दृष्टि अद्भुत थी, ने भी वह अजीब एहसास अनुभव नहीं किया था। हालांकि उसने एक सिद्धांत जरूर सुझाया। चूंकि यह भावना सिर्फ सनी को हो रही थी, तो यह मानना तार्किक था कि उसमें कुछ ऐसा अनोखा है जो इसे संभव बनाता है। और अनुभूति के लिहाज से लड़कियों से अलग उसकी एकमात्र विशेषता थी उसकी छाया संवेदना। इसका मतलब यह था कि उस गलतपन का स्रोत सबसे अधिक संभावना में छायाओं के व्यवहार से जुड़ा था।
उसकी सलाह के अनुसार ध्यान देने पर सनी आखिरकार अपनी बेचैनी का कारण समझ पाया। दरअसल कैसी सही थी, सूरज डूबने के सबसे करीबी घंटों में, जब सूरज पश्चिमी आकाश में नीचा लटकता था, एक विशाल छाया भूल भुलैया से होकर गुजरती थी, उसकी इंद्रियों को प्रभावित करती और उसकी त्वचा में सिहरन पैदा करती थी। वह छाया इतनी दूर और इतनी विशाल थी कि उसे देखा नहीं जा सकता था, लेकिन वह उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था। जब उसने कैसी को उस अपार छाया के बारे में बताया तो उसने सिर हिलाया, मानो इससे सब कुछ स्पष्ट हो गया हो। फिर वह बोली, वह क्रिम्सन स्पायर की छाया है। अध्याय 60, अस्थियों की पहाड़ी। उस समय उसे समझने में कुछ सेकंड लगे कि वह किस बारे में बात कर रही थी। तुम्हारे दर्शन वाला शिखर, वह जिसमें 7 मुहरें थीं। कैसी ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे सपने में वह किसी पहाड़ जितना ऊंचा लग रहा था। मैं उसे मानव किले की दीवारों से भी देख सकती थी, दूर क्षितिज पर खड़ा, जैसे आसमान को भेदता हुआ एक रक्तिम भाला। जब सूरज डूबता है तो उस शिखर की विशाल छाया किले पर पड़ती है और पूर्व दिशा में, जहां तक नजर जाए, फैल जाती है। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, जब मैंने उस क्रिम्सन स्पायर को देखा तो जो एहसास हुआ वह बहुत कुछ वैसा ही था जैसा तुमने बताया था, बस कहीं ज्यादा तीव्र। सनी ने भौहें सिकोड़ी। उसे कैसी के शब्द याद आए, 7 कटे हुए सिर जो 7 मोहरों की रखवाली कर रहे थे, एक मरता हुआ देवदूत जिसे भूखी परछाइयां निगल रही थीं, गहरे भय और अपार क्षति का एहसास। आखिर उस शिखर का रहस्य क्या था? क्या वह इसलिए लाल है क्योंकि वह उसी पदार्थ से बना है जिससे ये भूल भुलैया बनी है? उनके चारों ओर फैला वह लाल कोरल असल में कोरल नहीं था, सिर्फ दिखने में मिलता जुलता होने के कारण उन्होंने उसे यह नाम दे दिया था। उस अजीब पदार्थ की असली प्रकृति अब भी एक रहस्य थी। कैसी हिचकिचाए, हो सकता है उल्टा हो, शायद भूल भुलैया ही उस शिखर के पदार्थ से बनी हो। दूसरे शब्दों में क्रिम्सन स्पायर ही इस सारी विकृति का स्रोत हो सकता था। फिर भी ये सिर्फ एक अनुमान था, पुष्टि करने के लिए जानकारी बहुत कम थी। लेकिन सनी को महसूस होता था कि उन्होंने जिन भी घटनाओं का सामना किया था, किसी न किसी तरह से वह शिखर उनके केंद्र में था। वह बस यही आशा कर रहा था कि वह उनकी अंतिम मंजिल न बने। अब जब उसे अपनी बेचैनी का कारण समझ आ गया था तो उसे सहना थोड़ा आसान हो गया। बल्कि उसे इसमें एक छिपा हुआ फायदा भी दिखा। जब तक वह क्रिम्सन स्पायर की छाया को महसूस कर सकता था, वह मानव किले की दिशा पहचान सकता था, क्योंकि किला कहीं न कहीं उनकी वर्तमान स्थिति और उस छाया के स्रोत के बीच स्थित था। एक तरह से क्रिम्सन स्पायर उसका आंतरिक दिशासूचक बन चुका था। तैयार हो जाओ, नेफिस की आवाज ने उसे विचारों से बाहर खींच लिया। ध्यान झटक कर सनी ने सामने के काम पर ध्यान दिया। वे बोन रिज के करीब पहुंच चुके थे। पहली नज़र में ही इसका नाम उनके मन में आ गया था। दूर से ही दिखाई देने वाली यह संरचना लाल कोरल और धूसर आकाश के बीच अपने हाथी दांत जैसे रंग में तीव्र विरोध पैदा कर रही थी। बोन रिज सचमुच हड्डियों से बना था। एक विशाल समुद्री दैत्य के कंकाल एक बेहद ऊंचे कोरल टीले पर पड़े थे, जिनकी रीढ़ का एक हिस्सा जमीन से काफी ऊपर उठकर दिखाई दे रहा था। ये बताना असंभव था कि जीवित अवस्था में वह प्राणी कैसा दिखता होगा, लेकिन एक बात तय थी, अंधे समुद्र के मानकों से भी वह दैत्याकार था। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसे विशाल कंकाल देखे हों। दरअसल पूरी भूल भुलैया मृत लेवायथनों के अवशेषों से भरी थी। उनकी हड्डियां प्राकृतिक मेहराबों और महलों जैसी संरचनाएं बनाती थीं। उन्हें पहचानना आसान था क्योंकि उनके आसपास कोरल की संरचनाएं असामान्य रूप से ऊंची और घनी होती थीं, मानो उस सफेदी को लाल सागर में दबाने की कोशिश कर रही हों। लेकिन सनी को लगता था कि सच्चाई उल्टी है। उसे ऐसा प्रतीत होता था मानो कोरल ही उन प्राचीन हड्डियों से उभ रहा हो, हर दिशा में फैलते हुए, धीरे धीरे पूरी दुनिया को निगलता हुआ। जब वह विशाल अवशेषों के चारों ओर फैले लाल टीले देखता तो उसे वे प्राचीन, जम चुके रक्त की नदियां लगते। उसे लगभग यकीन था कि अगर वे काली कीचड़ में गहराई तक खोदें और उस लाल जंगल की जड़ों तक पहुंचे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय अंतहीन हड्डियों की परतों के। क्या भयावह कल्पना! जो भी हो, जिस प्राणी के अवशेषों से बोन रिज बना था वह असाधारण रूप से विशाल था। उसकी लंबी रीढ़ का एक हिस्सा इतना ऊंचा था कि रात में भी पानी से ऊपर रहता था। इसी वजह से उन्होंने इसे अपनी अगली विश्राम स्थली चुना था। शाम ढलने वाली थी और अगला काम बेहद अहम था। उन्हें उस मृत लेवायथन पर चढ़ना था और यह सुनिश्चित करना था कि उसकी हड्डियों में किसी और प्राणी ने आश्रय न ले रखा हो। अगर कोई ऐसा जीव मिला तो उन्हें लड़ना ही पड़ता, पीछे हटने का समय नहीं था। आखिरी कदम अक्सर सबसे खतरनाक होता है। कोरल टीले के आधार तक पहुंचकर वे उसके चारों ओर घूमते हुए ऊपर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। अंततः वे प्राणी की टूटी फूटी विकृत खोपड़ी के सामने पहुंचे। उसका निचला जबड़ा या तो गायब था या कीचड़ में दबा हुआ, जबकि ऊपरी जबड़ा एक विशाल गुफा जैसा बन गया था। रीढ़ में सिहरन महसूस करते हुए सनी उन डरावने दांतों के नीचे से गुजरा और गुफा में दाखिल हुआ। उसकी छाया रास्ता दिखा रही थी। वे खोपड़ी के पिछले हिस्से तक पहुंचे और फिर उसकी रीढ़ के खोखले विस्तार में प्रवेश कर गए। रीढ़ के अंदर उनके पैरों के नीचे की हड्डी किसी सड़क जितनी चौड़ी थी।
दरअसल वह एक लंबी सुरंग में जाती हुई राजमार्ग जैसी लग रही थी, जहां विशाल कशेरुकाओं के बीच की दरारों से तेज रोशनी की किरणें गिर रही थीं। सुरंग ऊपर की ओर ढलान लिए हुए थी और उसका अधिकांश हिस्सा छत के मोड़ के पीछे छिपा हुआ था। जब इको रीढ़ में दाखिल हुआ तो उसके काइटिनयुक्त पैरों की टिकटक गूंज उठी। नेफिस ने चेहरे पर शिकन डाली। कोई हलचल? सनी ने अपनी छाया से जांच की और सिर हिला दिया। चेंजिंग स्टार ने आगे देखा और ठुड्डी हल्की सी झुका दी। आगे बढ़ते हैं। खतरे का कोई संकेत न होने के बावजूद उन्होंने आगे बढ़ने से पहले तलवारें बुला लीं। सुरक्षा की दहलीज पर घात लगाकर हमला होना उनके लिए नया नहीं था। सौभाग्य से उनकी सावधानी व्यर्थ निकली। उस विशाल कंकाल के भीतर कुछ भी छिपा नहीं था और वे बिना किसी लड़ाई के रीढ़ के सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच गए। जब वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, सूरज लगभग डूब चुका था। अंधा समुद्र लौट रहा था और पानी की गूंजती आवाज रीढ़ के भीतर भरने लगी थी। सनी ने इको से काटी थैले उतारे और उसे विसर्जित कर दिया, जिससे शिविर तुरंत ज्यादा खुला लगने लगा। तीनों को नहाने की सख्त जरूरत थी, लड़कियों को अकेला छोड़कर, ताकि वे खुद को धो सकें। सनी कुछ दूरी पर गया और बैठकर अपने थके शरीर को आराम देने लगा। उसकी छाया रीढ़ के निचले हिस्से में लौट गई, काले मंद पानी को देखते हुए, जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और हाथी दांत जैसी सफेदी को निगल रहा था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि आखिरी पल में कुछ पानी से बाहर न निकल आए। उसका आधा ध्यान बढ़ते ज्वार पर था और बाकी आधा भटकने के लिए स्वतंत्र। सनी ने रून्स बुलाए और अपने पास मौजूद शैडो फ्रैगमेंट्स की संख्या देखी। शैडो फ्रैगमेंट्स 96 1000। बुरा नहीं, शुरुआत में उसके पास सिर्फ 12 थे। एक महीने से भी कम समय में ये संख्या काफी बढ़ गई थी। वह अब ज्यादा मजबूत और तेज था, और ज्यादा अनुभवी भी। फिर भी कच्ची शारीरिक ताकत के मामले में वह फॉरगॉटन शोर के सबसे कमजोर नाइटमेयर प्राणी से भी काफी पीछे था, छाया की मदद के बावजूद। मैं कब किसी स्कवेंजर से निहत्थे कुश्ती लड़ पाऊंगा? जवाब साफ था और बेहद निराशाजनक भी। तब तक नहीं, जब तक उसका अपना शैडो कोड जागृत न हो जाए, जो कि असली दुनिया में लौटने के बाद ही संभव था। सनी ने आह भरी। कुछ देर बाद नहाने की बारी उसकी आई। ताज़ी गुलाबी गालों वाली कैसी से बॉटल ऑफ एंडलेस वाटर लेकर वह अपनी एकांत जगह लौटा और पपेटिया का श्राउड हटा दिया। ठंडी हवा उसकी फीकी त्वचा को छू गई और सनी से हर उठा। उसने नीचे देखा, उसका शरीर मिट्टी, पसीने और सूखे खून से ढका हुआ था। एक अवेकन होना कोई साफ सुथरा पेशा नहीं था। जब वह नहा रहा था, नेफिस ने बची हुई शाम की रोशनी का इस्तेमाल आग जलाने और मांस पकाने में किया। अब उनके पास नमक भी था। शुरुआत में अंधे समुद्र से बचा नमक इस्तेमाल करने का ख्याल कुछ खास आकर्षक नहीं लगा था, लेकिन धीरे धीरे वे इसके आदी हो गए। नमक हर भोजन को बेहतर बना देता था। वे चुपचाप खाए, इतने भूखे और थके हुए कि बात करने की ताकत नहीं थी। जल्द ही सोने का समय आ गया। सनी ने पहली पहरेदारी ली, ये सोचते हुए कि आराम से पहले कुछ तलवार अभ्यास कर ले। बुनियादी काटा के अभ्यास के दौरान उसने अपने मन को 2 हिस्सों में बांट लिया। एक हिस्सा शरीर की गतियों पर ध्यान दे रहा था और दूसरा छोटा हिस्सा उसकी छाया के जरिए काले पानी की सतह पर नजर रखे हुए था। हवा न होने के कारण रीढ़ के निचले हिस्से को ढकने वाला काला घेरा अजीब तरह से शांत था। पहली बार सनी ने उस काले पानी को बिना लहरों के देखा। उसकी सतह सपाट और बिल्कुल स्थिर थी। वह एक विशाल दर्पण जैसा लग रहा था, एक ऐसा दर्पण जो शुद्ध अंधकार से बना हो। वह अस्वाभाविक रूप से सम्मोहक था। अचानक उसे उसके पास जाकर अपना प्रतिबिंब देखने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन सनी हिला नहीं। वह इस बात से भयभीत था कि कहीं कोई और ही उसे वापस न देख ले।